ईशा रिकॉर्डिंग अभी ना ना करें, जब स्टार्ट होगा मैं तब कर रहे हैं, क्या चीज़ आप सही कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उससे रिलेटेड होंगी। फिर कुछ आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे ग्रुप में, वो मेरे पास हैं, उनका मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इन द एंड हम क्या करेंगे, हम ओपन क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, और उसका भी मेथड होगा प्रॉपर, जिसमें आप बाकायदा जो है हैंड रेस करके अपना जो है क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आप चैट में क्वेश्चन कर लें, मैं वहां से आपको आंसर वगैरह दे दूंगा। मैम ईशा जो है वो इस पूरे लाइव सेशन को मॉडरेट कर रही होंगी, और मैम ईशा ही बताएंगे कि कौन क्वेश्चन पूछ सकता है अपना माइक अनम्यूट करके। ड्यूरिंग द सेशन आप अपना माइक जो है म्यूट ही रखिएगा, ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। ईशा आप उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले तो जी आप में से दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मेजर कैटेगरी। जो एक है वो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और आवाज आ रही है मेरी बच्चों? शहबाज अली कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। जिस किस किस को आवाज आ रही है मेरी, हैंड रेस कर दें। ठीक है, आ रही है, आ गई है, जिनको ठीक इशू है, था चलें। उनका मैसेज आ गया कि उनको आ गई आवाज। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बता रहा था जी, पंजाब, सॉरी मैं अपना वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ जी। सबसे पहले मैं बता रहा था कि आप बच्चे जो हैं दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक है जी फेडरल बोर्ड, एक है जी पंजाब बोर्ड। फेडरल बोर्ड में जैसा आप सब जानते हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के जी एग्जाम्स जो हैं वो एसएलओ बेस्ड होंगे, और पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो एसएलओ बेस्ड एग्जाम्स तो नहीं, लेकिन स्टिल पंजाब बोर्ड में भी कोई ना कोई क्वेश्चंस, कोई ना कोई चीज़ें जो ऐसी होती हैं हमारी, जो आपकी आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द एक्सरसाइज या बुक के अंदर से क्वेश्चंस वगैरह वो बना के पूछ लेते होते हैं। अब हम दोनों की बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद की कैटेगरी आती है पार्ट टू के स्टूडेंट्स और पार्ट वन के स्टूडेंट्स। एग्जाम डेट्स जो हैं टेंटेटिव आ चुकी हुई हैं। 20 मई को हमारे पंजाब बोर्ड के पार्ट टू के एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं, और पार्ट वन के अराउंड अबाउट 5 जून तक या 3 जून तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक मिनट जी, इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो होगी वो पार्ट टू के स्टूडेंट से होगी, क्योंकि पार्ट टू के स्टूडेंट्स के पेपर्स में लेस देन 30 डेज जो हैं वो बाकी रह गए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहली चीज से यार, उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो कि समझते हैं कि उनकी तैयारी जो है वो उन्होंने साथ साथ पढ़ा है, बिल्कुल उनकी तैयारी इस टाइम पे भी 100% है। अब वो क्या करेंगे, ये आखिरी 30 दिन वो रिलैक्स करेंगे, और जो है जैसे ही डेट शीट उनकी फाइनल होके उनके पास आती है, और वो उन दिनों में ही सिर्फ अपनी बुक्स को खोलेंगे, रिवाइज करेंगे, उनके मार्क्स आ जाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही इन दिनों में स्लैक करना शुरू हो जाएं। जो पिछला पूरा साल उन्होंने मेहनत की है, नोट्स बनाए हैं, तैयारी की है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उससे फायदा ना हासिल करें। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की पहली गलती होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तभी मैंने सबसे पहली स्लाइड रखी है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी हाल में। सबसे पहली चीज अपने ये माइंड में रखनी है कि यार आपकी जितनी मर्जी तैयारी हो, आपने हम्बल रहना है, आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है। इतना ज्यादा माइंड में नहीं रखना कि आप टेंशन बहुत ही ज्यादा रहने लग जाए, लेकिन इतने पॉइंट ऑफ लेवल तक आपने वो टेंशन अपने माइंड में रखनी है कि यार मैंने पढ़ा तो हुआ, लेकिन उसको फाइनल टच देना बहुत जरूरी है। फाइनल टच देने से मुराद ये है कि आपको कौन कौन सी चीजें जो हैं अभी भी आपकी वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपने काम करना है। लेट से आपका कोई XYZ चैप्टर है जो आपको अभी तक नहीं आता। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल अगर दे दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कोई 1 से 2 चैप्टर हैं जो आपको अभी नहीं आते, लेकिन आपको बाकी पूरी बुक जो है वो आपने साथ साथ पढ़ी हुई है, कंसेप्ट वगैरह वो आते हैं। तो ये लास्ट 30 दिन जो है वो आपने उसमें यूटिलाइज करने हैं। अब ये बिल्कुल ओवरव्यू है, अभी आगे जाके मैं स्टूडेंट्स की आपकी स्टेजेस भी बताता हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट इस टाइम पे किस स्टेज पे फॉल कर रहा है। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ विद वन मैसेज के ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चलें जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था जी, हाउ टू प्रिपेयर इन द लास्ट 30 डेज, हाउ टू रिवाइज मैक्सिमम सिलेबस, ये मिलता जुलता जो है वो क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले इस पॉइंट पे 3 किस्म के स्टूडेंट्स लाजमी होंगे आप लोगों में से। सबसे पहली टाइप जो है वो है जी दोज हु स्टडीड एंड प्रिपेयर्ड पैरेलल टू द सेशन, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज में, अकेडमीज में नियर पेयर के साथ
बहुत पहले से एडमिशन लिया हुआ है, लेकिन वो साथ साथ पढ़ते थे। यानी कि लेट से आज लेक्चर मिला, आज ही वो घर गए, आज ही उन्होंने वो लेक्चर को देखा, नोट्स बनाए, अपने माइंड में डाल दिए, यानी कि डेली बेसिस पे वो लोग पढ़ रहे थे। उन बच्चों को आखिरी 30 दिन में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये नोट भी आप लोग करते जाएं। आपको पता है कि कौन सा ऐसा आप खुद कौन सी स्टेज पे फॉलो कर रहे हैं, वो आपको खुद पता लग जाएगा। सेकंड स्टेज जो है जी, दोज हु स्टडीड ऑन एंड ऑफ, यानी कि एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं हम। अब एवरेज कोई नहीं होता मेरी नजर में, आप सब लाइक है माशाल्लाह, आप सब में एबिलिटीज हैं, आप सब में पोटेंशियल है मैक्सिमम मार्क्स लेने का, अपनी लाइफ में हर किस्म का गोल अचीव करने का। तो नंबर जो है, नंबर मेरिट बनाने के लिए जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो आपकी लाइफ डिसाइड करने में जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करते। तो दूसरी स्टेज वो है जिन बच्चों ने किसी भी रीजन की वजह से, या उनका दिल नहीं करता होगा, या कोई और मसले हो गए होंगे, मे भी बीमार हो गए हों, तो वो ऑन एंड ऑफ पढ़ते रहते हैं। यानी कि कुछ उनके चैप्टर्स जो होंगे बड़े अच्छे रेडी होंगे, और कुछ चैप्टर्स जो होंगे वो उनके बिल्कुल अच्छे रेडी नहीं होंगे, यानी कि तैयारी उनकी वो कह लें 50% की रेंज में फॉल कर रही होगी, 40 to 50% की रेंज में, मे बी 60% तक, इससे ज्यादा नहीं होगी। और तीसरी किस्म का बच्चा वो है जो उसको भी मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, मे बी कोई बहुत सी रीजन उनके साथ भी हुई हो कि यार जिन्होंने पूरे साल पढ़ ही नहीं सके। अब मैंने क्यों पहली स्लाइड रखी थी आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की, मैं पीछे जाके दिखाता हूँ आपको, इसलिए रखी थी क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मैट्रिक में बड़े अच्छे मार्क्स आए होंगे, 1000+ आए होंगे, मे बी 1000 को रीच करते हुए आए होंगे। तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार एफएससी जो है ना वो भी बड़ा आसान काम है, हो जाएगा। वो उसी अपने फ्लो में रहते हुए, समटाइम्स वो बड़े पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं वो क्या करते हैं, वो साथ साथ पढ़ाई नहीं करते। वो एंड पे आके उनको होता है कि यार अब तो 1 या 2 महीने रह गए हैं, फिर उनके फैमिली मैटर्स भी बड़े डिफरेंट चल रहे होते हैं, फीमेल्स के साथ अलग चैलेंजेस होते हैं, मेल्स के साथ अलग चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो यार इन तीन आप लोगों में से बहुत, ये 3 कैटेगरीज ही फॉल करती हैं। इन तीनों के लिए कुछ बेसिक टिप्स जो है मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देने जा रहा हूँ। सबसे पहले वो बच्चे आप में से जो जिनके कंसेप्ट जो है बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, और जो कहते हैं यार हमारी तैयारी जो है वो काफी हद तक जो है वो 100% या 90% तक पहुंच चुकी है, उनको आखिरी 30 दिनों में अपना क्या प्लान रखना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा प्लान है, बहुत ही शॉर्ट सा प्लान है। हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उस उनको आपने पकड़ना है बारी बारी। एक दिन लगा लें, आधा दिन लगा लें, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने वो वाले चैप्टर्स और वो वाले स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं किसी जगह पे। फिजिक्स हेडिंग लिखी, नीचे वो टॉपिक्स लिख दिए, वो चैप्टर्स लिख दिए जो आपको नहीं आते, अभी तक नहीं आते, और आई एम श्योर के 10% तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती। उन उन पॉइंटर्स के ऊपर फिर आपने काम करना शुरू करना है। 30 दिनों को अपने आपने इस तरह से डिवाइड करना है। देखें, एग्जाम में रहते हैं 30 दिन, ठीक है। एग्जाम में से पहले 10 दिन पहले आपने रिवीजन कब स्टार्ट करनी है, आपके पास रिवाइज करने के लिए दिन कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी जो है वो 80 to 90% तक अपनी पहुंचा दी हुई है। अब उनको करना क्या है, उनको एग्जाम स्टार्ट होने से और रिवीजन के लिए 10 दिन का गैप जो है वो रखना है। लेट से 30 में से -10 आप कर दें या -5 कर दें, वो भी उनके लिए बहुत होगा, कि जिसमें वो अपनी डेट शीट के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाएंगे, डेट शीट के ऊपर फोकस करना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो ये स्ट्रेटेजी से बाहर आ जाएंगे। अब 20 दिन आपके पास है, 20 दिन में आपने उन चैप्टर्स को या उन टॉपिक्स को डिवाइड करना है, बाकायदा डिवाइड करना है। कि ये वाले, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी का है क्या है। एक स्टूडेंट है जो कहता है सर मैं 3 घंटे में भी ये टॉपिक कर सकता हूँ, या 5 घंटे में शायद मैं इधर उधर से सीख के कर लूंगा। अब ये इधर उधर से सीखना क्या होता है, इधर उधर से सीखने का ये मतलब है, नियर पेयर की वीडियो है, आप वो देखें। नहीं नियर पेयर की वीडियो से समझ आ रही, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देख लें उस स्पेसिफिक टॉपिक के जो अभी तक आपको नहीं आते। फिर आप नियर पेयर का एआई चैटबॉट यूज करें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप में से काफी बच्चों को एआई चैटबॉट का पता तो है, लेकिन उसको यूज करना नहीं आता। यूज करना क्यों नहीं आता ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इंग्लिश में ही पूछना शुरू हो जाते हैं। आप चैट बोर्ड से उर्दू में भी पूछ सकते हैं, जैसे मैसेज टाइप करते हैं आप वैसे भी पूछ सकते हैं। फिर एक और शिकायत होती है कि सर वो सही नहीं बता रहा। अवॉइड आस्किंग हिम और हर जो चैटबॉट न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप चैटबॉट से जरा कम कम पूछें। लेकिन जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेट्स से एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है, हार्ट कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, वो आप ऐसे लिख के भी पूछ लेंगे ना,
अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं हार्ट कैसे काम करता है, इंसानी दिल कैसे काम करता है। आप जैसे मैसेज टाइप करते हैं वो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देगा, विच इज वंडरफुल और ब्यूटीफुल। उसको यूज करना शुरू करें, वो आपका स्टडी पार्टनर होना चाहिए इस टाइम पे। देखें, हमारे पास अगर आप 20 लोग हैं, यहाँ पे 20 से 21 लोग हैं जो मेरा लाइव सेशन ले रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लाइव सेशन बहुत सी रीजन की वजह से नहीं ले रहे। इसी तरह होता ये है कि नियर पेयर के पास टीचर्स मौजूद हैं, टीम मौजूद है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे होते हैं ग्रुप्स में। समटाइम्स समटाइम्स आपको ऑन टाइम आंसर मिल जाता है, समटाइम्स आपको ऑन टाइम आंसर नहीं मिल रहा होता। तो आपने अपना कोई ऐसा स्टडी पार्टनर सेलेक्ट करना है लाजमी, जो आपको फौरन फौरन आंसर दे। अब रात के 2 बजे तो कोई टीचर अवेलेबल नहीं होगा। आगे ईद आ रही है, ईद के बारे में भी मैं बताऊंगा, ईद के बारे में आपको कैसे चलना है। उस पे भी आपको टीचर्स जो है वो कम देखने को मिलेंगे एक्टिव, तो उस पे क्या करना है। तो चैट बोर्ड जो है उसको जरा अपने साथ रखें हर टाइम। अच्छा, उसमें खाली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, उससे आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे बताएं एग्जाम, उर्दू का एग्जाम करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए, कोई टिप्स दें मुझे, मेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए टिप्स दें। मैं भी दूंगा, लेकिन मैं आपको एक वे ऑफ फ्यूचर बता रहा हूँ। AI इज द फ्यूचर। आपने उस फ्यूचर को यूटिलाइज कैसे करना है। अब आप में से बहुत बहुत शायद कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको चैट जीपीटी के बारे में पता होगा। वो उसी की तरह का हमारा एजुकेशनल ये सुपर AI चैट होता है। तो चैट जीपीटी का जिनको पता है वो चैट जीपीटी को अपना स्टडी पार्टनर बना लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपने स्टडी पार्टनर बनाना है। अब आपने कंसेप्ट कैसे क्लियर कर लिए, नियर पेयर की वीडियो लेक्चर से या फिर यूट्यूब से लेक्चर्स ले लिए। नहीं समझ आती, यू आर मोर देन वेलकम, आप ग्रुप्स में पूछें क्वेश्चंस या हमारे सुपर AI चैट बोर्ड से पूछें। वो 20 दिन फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो वाले टॉपिक्स आपने अपने 100% लेके चलने हैं। उनको आपने अपनी तैयारी को 100% बनाना ही बनाना है। फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे कि अच्छा, अब मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अब मेरा पहला पेपर लेट से फिजिक्स का है, अब मुझे उसमें से कितने चैप्टर्स मैं कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरा पेपर जो है वो 90 या 100% मार्क्स के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। उसकी भी पेयरिंग स्कीम के बारे में भी मैं आगे जाके आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा जी, ईशा, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, बच्चे जिनसे ज्वाइन नहीं हो रहा ना ईशा, आप उनको जरा ग्रुप में कर दें कि आप उनकी हेल्प कर दें, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट जो था, अभी ओपन क्वेश्चन आंसरिंग भी होगी। ये वाले स्टूडेंट्स अपने आप को पहचान लें कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इस स्टेज पे कौन है, जिनका गोल जो है वो मैक्सिमम मार्क्स लेना है, और जिनकी तैयारी जो है वो 90 to 100% पहुंच चुकी हुई है। ठीक है जी, सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं अब हम, जिन्होंने ऑन एंड ऑफ स्टडी किया है। ऑन एंड ऑफ स्टडी करने वालों की तैयारी इस टाइम पे होगी आपका 60% तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगी। उन बच्चों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम स्ट्रेटेजी, पहली बात तो उन बच्चों को पैनिक नहीं करना। ये दूसरे और तीसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे अगर तुम डर गए ना तो आगे जाके कुछ नहीं होगा, पेपर में भी कुछ नहीं होगा, तैयारी भी कोई नहीं होगी। बस सोचते रहोगे कि अच्छा ये 30 दिन मैं कैसे यूटिलाइज करूं, और वो सोचते सोचते 30 दिन गुजर भी जाएंगे। तो वो वाली स्टेज पे आपने बेटा हरगिज नहीं जाना। ये दूसरे और तीसरी टाइप दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। एक तो डरना नहीं है पहली बात, दूसरा जो है आपने सोचते नहीं रहना, एक्शन लेना है। जो एक्शन लेते हैं लाइफ में हमेशा वही कामयाब होते हैं। अब एक्शन लेना किस तरह है, उसकी गाइडलाइन जो है बिल्कुल सिमिलर टू फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपने दिन ज्यादा देने हैं। आपने पढ़ा ही कम हुआ है सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ने। आप अपनी तैयारी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, वही सेम स्ट्रेटेजी है। जो चैप्टर्स नहीं आते वो पॉइंट आउट करें। अब यहाँ पे आपने 30 दिन में से सिर्फ 5 दिन ऐसे रखने हैं जो आपके एग्जाम और आपकी अपनी पर्सनल तैयारी के बीच में गैप हो। बाकी 25 दिन आपने जो है अपने चैप्टर्स वो वाले जो आपको नहीं आते, चाहे वो कोई एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई 2 से 3 सब्जेक्ट्स हो, आपने उनको हाईलाइट करना है, पॉइंट आउट करना है और अपनी तैयारी फौरन फौरन करनी है। नियर पीयर से पेपर्स चाहिए क्वेश्चन। अब देखें स्ट्रेटेजी क्या होगी। जैसे ही आपने XYZ चैप्टर एक कंप्लीट किया जो आपको नहीं आता था पहले, आपने वो कर लिया, अब आपके पास नियर पेयर का क्वेश्चन पेपर्स है, पड़ा हुआ है, आप वो क्वेश्चन पेपर अपने तौर पे सॉल्व करें। आपने चेक करवाना है, आप वो मुझे भेज दें, मैं आपको चेक करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। आप मैं मीशा को भेज दें, मुझे भेज दें, हम चेक करवा देंगे आपको। लेकिन आपका पॉइंट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने पढ़ना लाजमी है। अपने ये 30 दिन जाया नहीं करने सोचने पे कि मैं पहले शेड्यूल बनाऊंगा या बनाऊंगी, फिर उसको देखूंगी कि क्या है उस पे, क्या हो रही है तैयारी। फिर ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी फैमिली को,
अपने आसपास के लोगों को भूल जाएं कि ईद है। मेरा अपना टाइम जो था एफएससी में जो था, ईद ईद जब होती थी तो हमारे टाइम पे भी एग्जाम्स ही होते थे, आसपास होते थे। तो मैं तब ये सोचता था कि यार आप इस ईद को कुर्बान कर देंगे तो आपकी आने वाली ईदें जो हैं वो बड़ी मजेदार हो जाएंगी। आप जब अपने जो है 20s में पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यार हमने जरा एफर्ट कर ली थी अपने एफएससी की डेज में, हम इधर उधर के हमने प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं किया था, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की थी हमने, हम अपनी फैमिली के मसलों में नहीं पड़े थे, हम और चीजों में नहीं पड़े थे, तो हमारी तैयारी जो थी वो 100% तक पहुंच गई थी। तो तब आपको जाके रियलाइज होगा। लेकिन मैं ये बातें आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को अभी भी सोचते ना रहें बल्कि एक्शन लें, मिस ना करें किसी भी तरह से। तो थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट, सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट सिमिलर टू प्लान नंबर 1 है, ठीक है जी। लेकिन आपको थोड़े दिन ज्यादा करने हैं और अपनी एफर्ट्स भी ज्यादा करनी है और एक्शन लेना है, इंतजार नहीं करना। तीसरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लाजमी कोई एक आधा तो जरूर मौजूद होगा ही, जिसकी तैयारी जी जरा भी नहीं है और XYZ रीजन हो सकती है, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है। उसके लिए 2 से 3 चीजें हैं सीधी सीधी। पेयरिंग स्कीम, अच्छा फेडरल के लिए पेयरिंग स्कीम नहीं है, लेकिन जो आपके फेडरल के गेस्ट पेपर्स है ना, पास पेपर्स, वो काम यहाँ पे कर जाएंगे फेडरल वालों के लिए। अच्छा बाय द वे पहले 2 जो पॉइंट्स हैं वो फेडरल और पंजाब के लिए सेम है, कोई इसमें इशू नहीं है। तीसरी टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है पंजाब बोर्ड वालों के लिए जो है, पेयरिंग स्कीम को पकड़ें, पेयरिंग स्कीम के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें। आपके पास दिन ही 30 रह गए हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली एफर्ट लगानी पड़ेगी, लेकिन पेयरिंग स्कीम के हिसाब से चलेंगे तो आपके पूरे चैप्टर्स उस तरह से रेडी नहीं हो सकते। हाँ शायद आप एक मतलब रीडिंग कर लें पूरे चैप्टर्स की, लेकिन पूरे चैप्टर्स को आप उस तरह से तैयार नहीं कर सकेंगे कि आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और जो है आप एग्जाम में जाके कोई अच्छी कारकर्दगी भी दे दें। लेकिन थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी अपेयर होना चाह रहे हैं और जिनकी तैयारी भी नहीं है, उनको करना ये चाहिए कि पेयरिंग स्कीम को सामने रखें। एटलीस्ट आप अपने वो वाले चैप्टर्स कवर अप करें जिससे आपके उतने शॉर्ट और इतने लॉन्ग हो जाएं कि आप पासिंग मार्क्स से अच्छे मार्क्स, एटलीस्ट एवरेज मार्क्स ले लें। और मे बी समटाइम्स ऐसा होता है कि यार कुछ बड़े अच्छे माइंड वाले बच्चे जो होते हैं ना, उन्होंने स्टडी नहीं किया होता पूरा साल, लेकिन जब वो इन दी एंड ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर्स वाली और पास पेपर्स वाली, तो वो काफी अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अच्छा जी सर, जिनके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं वो, ठीक है, जिनके कुछ चैप्टर्स रह गए हैं हमजा बेटा, वो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी, दोस्त हु स्टडीड एंड पैरेलल, जिन्होंने 7 साल पढ़ा है और कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि 20 दिन आपने अपने उन कुछ चैप्टर्स को देने हैं। अगर आपने अपने आप सब अपने मुताबिक कर सकते हैं, जिसके कोई कहते हैं यार हमारे 2 से 3 चैप्टर रह गए, तो उनको 20 दिन देने की तो जरूरत नहीं है ना, वो 10 से 15 दिन दे दें। जो कि अपना प्लान बनाना है कि डे 1 के ऊपर, यानी कि लेट्स से मैं आज से प्लान बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कल के दिन में मैंने ये फिजिक्स का X चैप्टर करना है, परसों के दिन में मैंने केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर करना है जो मुझे नहीं आता। फर्स्ट कैटेगरी, यस फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमजा बेटा आपका आंसर उसमें है। ठीक है जी, रूटीन के लिए फॉर मैक्सिमम आवर स्टडी। ठीक है ईशा, आप ये क्वेश्चन नोट कर दीजिए, हम इसका आंसर जरा बाद में देते हैं। अच्छा सब तीसरे तीसरे जो है, तीसरी टाइप ऑफ स्टूडेंट जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, उनके लिए पेयरिंग स्कीम, पास पेपर, गेस्ट पेपर, ये 3 चीजें हैं। वो भी आपने उस तरह पेयरिंग स्कीम ये डिसाइड करेगी कि आपने चैप्टर्स कौन से करने हैं। आप देख सकते हैं ना वहां से कि चैप्टर 2 में से इतने शॉर्ट हैं, चैप्टर 2 से लॉन्ग आ रहा है कि नहीं। अच्छा अगर मैं चैप्टर 2 करूंगा तो मैं कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग कर सकता हूँ, वो वाली स्ट्रेटेजी आपने रखनी है। और टाइप पेयरिंग स्कीम से मैं मना नहीं कर रहा पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को, टाइप 1 और टाइप 2 के स्टूडेंट्स भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए आगे खड़ा है एफएससी के बाद, फौरन बाद, आपका एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। वो चाहे एमडी कैट है, एमडी कैट उन बच्चों को जो पहली 2 कैटेगरी में आ रहे हैं उनको मैं इसलिए कह रहा हूँ आपने सारे चैप्टर्स करने हैं। थर्ड कैटेगरी को भी मैं लाजमी इंकरेज करूंगा कि वो करें, क्योंकि उनका आगे एमडी कैट जो है वो सर पे। ईद के बाद और आफ्टर प्री बोर्ड से बेटा हमारा और सारे बच्चों, मैं आपके अभी एंड वाली स्लाइड ही मेरी यही है कि मैं आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा। मैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देता हूँ और इनको टैकल कैसे करना है मैं इसका भी आपको आंसर देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना। जिनके प्री बोर्ड आ गए हैं ना उनके लिए तो ज्यादा आसानी है, बल्कि मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है जी, थर्ड टाइप स्टूडेंट के लिए मेरी अभी तक के लिए यही आपको एडवाइस है। आगे चलते हैं। अच्छा जी देखें, एक बेसिक चीज है जो कि इन 30 दिनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प, अभी मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से क्वेश्चन किया था सर लेजीनेस को कैसे खत्म करें, लेजीनेस बहुत हो जाती है, पढ़ने का दिल नहीं करता। सबसे पहले तो बेटा अपने माइंड में आप सोचें ना अपना गोल जरा, कि यार मेरे से एक्सपेक्टेशंस ना भी सोचें, आप अपने बारे में सोचें कि मेरी लाइफ जो है
वो आगे जाके क्या हो सकती है अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेजी हो जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, एफर्ट नहीं करूंगा, या मैं किसी भी किस्म के जो है अपना लाइफ को सीरियस नहीं लूंगा, तो क्या होगी। एक चीज वो। दूसरी चीज ये है कि यार एक्टिव रहें जरा लाइफ में, कोई एक्सरसाइज करें, अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बनाएं। इन दी एंड मैं आपको पूरा फुल फ्लैश प्लान बताऊंगा जो मेरे मुताबिक आइडियल सिचुएशन है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि यार आप अगर आप देखें ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम आखिरी महीनों में क्या करेंगे, आखिरी महीनों में हम 10 से 12 घंटे से पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटे सोएंगे, हम अपनी नींदें हराम कर देंगे, हम अपनी जो है एक्टिविटीज को खत्म कर देंगे, हम फेसबुक को डीएक्टिवेट कर देंगे, हम यूट्यूब को बंद कर देंगे, हम इंस्टाग्राम को छोड़ देंगे। अब वो सारी चीजें ठीक है जी, चलें मान लिया, वो सारी चीजें करने के बावजूद भी क्या बच्चों की तैयारी उस तरह से होती है? मेरा जवाब है नहीं, नहीं होती। उसकी रीजन है, उसकी रीजन सॉलिड रीजन है कि यार आप लेजी हो जाते हैं बहुत सारा, फिर जो आप एक्सरसाइज नहीं करते। एटलीस्ट आप दिन में यार, कोई जिम की बात नहीं मैं कर रहा, आप अपनी बेसिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, कोई योगा के बेसिक्स होते हैं, कोई वॉक होती है, आप 30 मिनट्स की करें। क्यों करें? क्योंकि उससे आपका ब्लड फ्लो जो है बॉडी में वो अच्छा होता है, आपके हार्मोन्स अच्छे रिलीज होते हैं, आप खुश ज्यादा होते हैं एक्सरसाइज करके, आपका माइंड एक्टिव होता है, आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा मैसेजेस को ज्यादा रिसीव करते हैं, वो आपकी मेमोरी बढ़ाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना इसलिए बहुत जरूरी है। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी माइंड होगा तो आपकी हेल्दी लर्निंग होगी, आप अच्छा सीख पाएंगे। अगर आप में से कोई ये नहीं कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो बेटा मैं आपको कह रहा हूँ रोजे खत्म हो गए हैं, माह रमजान चला गया है एक मतलब फिर से। माह रमजान हमें सिखाता भी यही है कि हम सब्र करें, लेकिन सब्र ये ना करें कि हम सिर्फ एक जगह पड़े रहें, हम सो जाएं, हम एक्टिव भी रहें, हम अपना दुनियावी सारे काम करते रहें और साथ साथ हम सब्र करें। तो आपको भी यही यहाँ पे मेरी जो है गुजारिश कह लें या आपसे रिक्वेस्ट कह लें कि यार अभी से, ये लास्ट 30 दिन है ना, कोई 15 मिनट 20 मिनट आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जरा अपना माइंड रिफ्रेश करें, अपना गोल्स बनाएं कि यार मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज किया है, मैंने स्लीप, अब मैं आता हूँ नींद की तरफ। जो आप बच्चे कहते हैं कि यार हम पढ़ेंगे, हम पूरी पूरी रात पढ़ेंगे, पहले पहले आप मेरे सारे पॉइंट्स पे फोकस कर लें बच्चों, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सेव होंगे, कोई क्वेश्चन भी अनआंसर्ड नहीं जाएगा। अब देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप बच्चे क्या कहते हैं, आप कहते हैं हम 15 से 20 घंटे पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 से 3 घंटे सोएंगे, और इस तरह से हमारी तैयारी जो होगी वो बेस्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। उसकी रीजन ये है, देखिए, व्हेन वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, यानी कि आप जब सोते नहीं हैं या कम सोते हैं, वो आर फोकस अटेंशन एंड विजिलेंस ड्रिफ्ट, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन without adequate sleep and rest. Overworked neurons can no longer function to coordinate information properly. ठीक हो गया? And we lose our ability to access previously learned information. अब देखें, एक तो ये रीजन होगी कि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो आपकी नई इंफॉर्मेशन को रिसीव ही नहीं करेंगे। यानी कि आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करें ना, आप देखें 2 घंटे आप सो के उठे हैं, एक तो आप पहले स्लगिश होंगे, फुल लेजी होंगे, और आप कहेंगे हाँ मैं पढ़ता हूँ, आपका माइंड ही आपको इजाजत नहीं देगा, माइंड ही कहेगा कि यार ये क्या कर रहे हो मेरे साथ आप, मैं इस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर ही नहीं सकता। आपके माइंड ने कहा स्टॉप, उधर ही रुक जा, इधर ही रुक जा भाई, मेरे से नहीं होता। और आप लोग क्या कहेंगे, हाँ नहीं होता, आप भी साइड पे कर देंगे और आप फिर से सो जाएंगे या बस ऐसे ही पड़े रहेंगे इधर उधर की एक्टिविटीज में। उससे होगा क्या, उससे जो आपने पहले कल के दिन में भी याद किया होगा ना, आपको वो भी भूल जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इस चीज को आप बेशक नोट कर लें, नोट करके सामने छाप लें, अपने कमरे में लगा लें, किसी दीवार पे लगा लें कि यार मुझे 7 घंटे तो एटलीस्ट सोना ही सोना है ना, 7 से 8 घंटे मैं अपना टाइम टेबल ही ऐसा बनाऊंगा या बनाऊंगी कि मैं सोऊं, सही तरीके से सोऊं, और उसके बाद मुझे कोई परेशानी भी ना हो। अच्छा जी, नाउ ट्राई। हाँ, अब जब आप ये कर लेंगे ना, अब देखें आप सबके शेड्यूल डिफरेंट होंगे। इस टाइम पे रमजान का शेड्यूल है, उसमें बड़ा इशू आया था कि यार रमजान में कैसे पढ़ें, कब सोएं कब उठें, लेकिन अब रमजान खत्म हो रहा है, ईद आ रही है, लेकिन अभी भी शेड्यूल फिर से खराब होगा आप लोगों का। शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को देर तक जागते होंगे और फिर सोते होंगे। रात को सोना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो एक आइडियल प्लान जो है मेरे पास आप लोगों के लिए वो ये है कि देखो बेटा, रात को टाइम पे सो जाओ, रात को टाइम पे सो जाओ, फजर टाइम उठ जाओ।
वो टाइम ऐसा है कि जब आपका एक तो 7 घंटे का आप देख लेना फजर कितने बजे होती है। लेट्स से अगर फजर होती है 4:30 बजे होती है, 4 बजे का टाइम चल रहा है ना, तो 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, रात 9 बजे सो जाएं, कोई मसला नहीं है। और बड़े काम है, कहीं आना जाना है, छोड़ें, रात 9 बजे आप सो जाएं लेट्स से। उसके बाद आप फजर टाइम उठे, नमाज पढ़ें, फ्रेश हों, फिर जरा अपना पढ़ना शुरू करें। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको एक तो जल्दी जल्दी आपके माइंड आपका पिक भी करेगा क्योंकि आप एक्टिव होंगे। उसके बाद आपको स्टडी की भी समझ आएगी, आपको कंसेप्ट की भी समझ आएगी, आप बड़े आराम से जो है उस चीज को रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपने जब याद रखें, आपने कभी भी दिन में जब भी अपना एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा रखना है कि जिसमें आपने गैप्स जरूर देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप फजर के बाद सिर्फ पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ते ही रहें, नहीं, कोई बीच में गैप ले लिया 10-15 मिनट का, उसमें आप 10-15 मिनट में आप कोई घर के काम कर लें, कोई इधर उधर माइंड अपना फ्रेश कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, जो आपको एक्सरसाइज का टारगेट दिया है, आप एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट कर लें, 30 मिनट कर लें। उसके बाद आप फिर जरा फ्रेश होके बैठे पढ़ने। आप खुद कहेंगे कि यार मेरा टाइम भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज हो रहा है, मुझे समझ भी आ रही है, मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, सब चीजें बड़े आराम से हो रही हैं। तो आपको फायदा उस चीज से जो है वो लाजमी होगा। इस चीज को आप माइंड में कर लें, बिठा लें कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कहते हैं कि मैं सोना कम कर दूंगा या खत्म कर दूंगा, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपने लाजमी अपने माइंड में बात जो है रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस पे एक बार फिर से ही मैं आ गया हूँ कि यार आपके पास आपने कॉन्फिडेंस इस लिहाज से रहना है कि अब मेरी तैयारी जो है वो है, ये मेरा चैप्टर पूरा हो गया है। अब आप में से बहुत बच्चों ने ये पूछा था कि सर हम जितना मर्जी पढ़ लें, हमें डर लगा रहता है कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें कुछ याद ही नहीं हुआ। वो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं? वो आप बिलो कॉन्फिडेंट होते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। यार आपने इतनी एफर्ट्स की हैं, आपने नोट्स भी बना लिए, आपने कंसेप्ट्स भी क्लियर कर लिए, अब आप क्या करते हैं? आप बिलो कॉन्फिडेंट चले जाते हैं, बिलो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उससे होता क्या है? उससे आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। आपकी लर्निंग एबिलिटी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और आप एग्जाम में क्या होते हो? पैनिक कर जाते हो। जब आप पैनिक कर जाते हो ना, तो आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें भी आती होती है ना, आप वो भी भूल जाते हैं और वो भी आपको उसके बाद नहीं आती। आगे चलते हैं जी, टाइम फॉर आंसर्स। चलें जी, यहाँ पे आप जो है मेरी ये रिक्वेस्ट होगी ईशा आपसे सबसे पहले कि आप जो है ये चैट वाले क्वेश्चंस को नरेट कर दें और नाम भी ले लें बच्चे का, ताकि मैं उनको आंसर कर दूं। उसके बाद ओपन डिस्कशन हमारी चलती रहेगी स्टूडेंट्स के साथ, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं, जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसमें से जो आपके क्वेश्चंस है कि सर आप ये कह रहे हैं, मैं मेरी तो ये रूटीन है, मैं कैसे फॉलो करूँ, तो वो आप उस बारे में भी मेरे से क्वेश्चन आंसर पूछे, मैं आपको गाइड करता हूँ उसके ऊपर इन डिटेल। ईशा ओवर टू यू, आप मुझे एक एक क्वेश्चन जो है वो बताते रहे और स्टूडेंट्स मीनवाइल आप चैट में ही अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते जाएं। सर सबसे पहले तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमारे साथ एक स्केड्यूल शेयर होना चाहिए जिसमें हम उनकी रूटीन सजेस्ट करें कि मैक्सिमम मार्क्स की स्टडी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये मोहम्मद तलहा का क्वेश्चन था। ठीक हो गया, मोहम्मद तलहा का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बड़ा कि यार हमारे साथ शेड्यूल एक शेयर हो। अच्छा तलहा, ऐसा है कि तलहा देखो, सब स्टूडेंट्स जो हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तीन तरह से डिफरेंट, दो तरह से डिफरेंट तो हैं ही हैं एक दूसरे से कि एक तो किसकी तैयारी किस पॉइंट पे है इस टाइम पे, किसी ने ज्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने बहुत कम पढ़ा है। ठीक हो गया, तो डेट्स वाई शेड्यूल बनाने की जो इंकरेजमेंट है ना, वो मैं आपकी तरफ ही करता हूँ कि यार आप बच्चों को वो खुद बनाना चाहिए। हाँ, आप तलहा आपके लिए स्पेशली फॉर यू, आपकी क्या तैयारी है, आप कौन सी स्टेज पे लाया करते हैं, आपका जो है शेड्यूल किस तरह का होना चाहिए, वो अगर आपने उसमें कोई भी हेल्प लेनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है आई बिलीव, नहीं है तो मैं चैट में जो है लिख भी देता हूँ। मेरे फोन से तो आ रही थी, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने शेड्यूल बनाने के लिए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप आज के आज ही मेरे साथ राब्ता करें ताकि मैं आपको शेड्यूल बनाने में भी हेल्प आउट कर सकूं, सही तरह से गाइड कर सकूं। जी ईशा, टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए मैं खुद भी देख मोस्ट लेता ऑफ हूँ द जरा। क्वेश्चंस आर कि अगर पेपर्स में हमारे पास हॉलीडेज कम है, लाइक 15 डेज का है, 30 डेज तो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो 30 डेज है या एक हॉलीडे आ रहा है बीच में, तो उसमें तैयारी कैसे करनी है? मैं क्वेश्चन समझा नहीं, कितने डेज हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स? 15, या अगर 1 हॉलीडे है किसी पेपर में तो स्टूडेंट्स एक ही डे में तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स के पेपर की।
यानी कि आप ये कह रही हैं कि बच्चा ये पूछ रहा है कि एक दिन में पेपर्स मैथ्स के की अंदर जो तैयारी प्रेप कैसे लीव करें? होती है, मैथ्स की तैयारी एक दिन में कैसे करनी है, ऐसे ही है? जैसे ये स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बहुत सिंपल है। देखें, अगर तो बच्चे को वो मैथ आता है ना, यानी कि बच्चे ने सारी एक्सरसाइजेज अपने हाथ से की हुई हैं, अगेन फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट, और उसने नोट्स भी बनाए हुए थे, तो उसको एक, अब देखो उस पर प्रेशर एक आ जाएगा कि एक दिन रह गया एग्जाम में, अब मैंने इतना सारा रिवाइज कैसे करना है, और ये पॉसिबल होता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि मैथ में इतने क्वेश्चन हैं, अगर एक दिन है, आप फिर से वो सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन क्विकली कर सकते हैं, आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल तरीका है। लेट्स से मैथ का पहला चैप्टर खोला, नंबर सिस्टम है या वट इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, वो खोली। अब आपके हाथ में पेन और कॉपी भी है, आप आगे आगे चल रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा यार ये डेफिनेशन वगैरह मुझे सारी आती हैं, ठीक है आती हैं, मैंने रिवाइज कर ली है, अब मैं एक्सरसाइज पे आ गया हूँ। ये एक्सरसाइज क्या मुझे आती थी? चैलेंज दें अपने आप को। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, बस ये 2 से 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, ये मेरी पूरी एक्सरसाइज डन है। मुझे अभी तक याद है कि ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का मेथड ऐसे होना था, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो है वो है, कह लें एडवाइस है, जिनकी तैयारी है वो अपने आप को चैलेंज करें, और ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखें कि भाई हमने पहले किया हुआ है, हमें आता है, हमें दोबारा एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हमें डरना नहीं है। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लें कि अच्छा डिफरेंशिएशन में ये सारे पास पेपर में आ चुके हुए हैं, मैं जरा ये सॉल्व कर लेता हूँ, मेरी तैयारी बाकी है, मुझे सॉल्व करना आता है। अब अगर तो ये बच्चा जो है सर टारगेट रखते हैं कि हमने इतने दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, मगर वो अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, इस पे भी मैं आता हूँ। अब अगर वो बच्चा जो है दूसरी और तीसरी कैटेगरी का ना मैथ का, तो वो फिर मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, दूसरी कैटेगरी भी इसी तरह से करे। दूसरी कैटेगरी के पास अभी भी 10 से 15 दिन रहते हैं ना, तो वो अपने वो वाले चैप्टर्स को पहले करें जो उन्हें नहीं आते। लेट्स से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उन्हें नहीं आती, वो 15 के 15 दिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझ के हाथ से करें। वो 15, ये जो 15 दिन है इसको जाया नहीं करना, बाय हैंड वो क्वेश्चंस करने हैं। तब जाके एग्जाम के करीब मैं कहूंगा कि हाँ, अब शायद आपकी मैथ की तैयारी जो है 60% तक हो चुकी हुई है। ये भी उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने साथ साथ पढ़ा नहीं था। जिन्होंने साथ साथ पढ़ा था उनको तो ये पहला मेथड है कि भाई वो अपने आप को चैलेंज दें, पास पेपर के क्वेश्चंस करें, दैट्स द ओनली वे जिसमें आप मैथ की तैयारी कम टाइम में एक मतलब पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो वे। और अगर नहीं भी होती तो आपने ओवर जो है बिलो कॉन्फिडेंस लेवल को अपने लो नहीं करना, पैनिक नहीं करना कि मैंने तो रिवाइज किया ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, हालांकि आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है मैथ। आप कॉन्फिडेंट होके जाएं एग्जाम हॉल में और कहें कि भाई मुझे आती है इंटीग्रेशन डेरिवेशन, मुझे मेथड्स आते हैं, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। अच्छा ईशा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन में हम लोग कितने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं? एक दिन में हम कितने चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स एबिलिटी डिफरेंट है। इसमें भी मैं टाइप्स बता देता हूँ, मैं अपना पहले एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि यार मैं किस तरह का बच्चा था। मैं जब तैयारी करता था, मैं जब चैप्टर अपना पढ़ता था, तो मुझे जरा एक कंसेप्ट को समझने में देर लगती थी, थोड़ी सी देर, ज्यादा नहीं, लेकिन जब मैं वो कंसेप्ट पकड़ लेता था ना कि यार ये मुझे समझ आ गया, उसके बाद मेरी स्पीड एकदम बूस्टअप होती थी। आप सबका गोल होना चाहिए कि जो चैप्टर आपको नहीं आता आपने रट्टा नहीं मारना। ये बात आप माइंड में बिठा लें, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स खास तौर पे आप लोगों के लिए, पंजाब बोर्ड आपके लिए भी, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि आगे एमडी कैट भी है, एंट्रेंस टेस्ट भी है। आपने उस टॉपिक का स्पेसिफिक कंसेप्ट समझना। लेट्स से मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है आपका, बर्नौलीज इक्वेशन है, उसकी एग्जांपल दूं कि बर्नौलीज इक्वेशन में आपने कभी भी ये नहीं करना कि वो पाइप सा बना हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बस मैंने रट्टा मार लिया, इसकी डायग्राम को लेबल करना है मैंने, और डेट्स इट, मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन को याद कर लेना, मेरा सवाल हो गया। नहीं, बर्नौलीज इक्वेशन को जरा समझ लें, यूट्यूब खोल लें, कोई वीडियो, अब देखें अब तो जमाना ही ऐसा है, हमारे टाइम पे तो ये चीजें हुआ ही नहीं करती थी। आप यूट्यूब खोल सकते हैं, आप नियर पेयर का बर्नौलीज इक्वेशन जाके देख सकते हैं। उस कंसेप्ट को जिस टाइम पे आपने पकड़ लिया ना कि यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी की बात हो रही है, कि जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम होता है, एंड वाइस वर्सा, और फिर उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स भी देख ली, खाली वो पाइप वाली ना देखें, फिर हवा वाली भी देखें, कोई और चीजें भी देखें, आपको समझ आ गया ना अगर वो कंसेप्ट, उसके बाद आप मैथमेटिकल, जब मैथमेटिकल रीजनिंग पे जाते हैं ना, डेरिवेशन पे जाते हैं, आप ऐसे ऐसे करने खुद लग जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो जो आपको चैप्टर्स नहीं आते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसके कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अगर मैं आऊँ तो उसमें थोड़ा सा रट्टा भी रिक्वायर्ड होता है कि जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ चला गया, वहां चला गया,
तो उसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी हाथ से लिखना है। इस टाइम पे सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जो चैप्टर या टॉपिक नहीं आता उसको समझें, उसको अपने हाथ से लिखें, पॉइंटर्स बनाएं, फिर उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर है फिजिक्स में तो वो भी करें, केमिस्ट्री है तो पूरा रिएक्शन जो है उसको एक मरतबा लिखें, एक मरतबा क्या 2 से 3 मरतबा लिखें। जब वो आपको पता है अब मुझे पक्का हो गया, नहीं भूलेगा, फिर जाके उसे छोड़ें। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं सकती। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर आयशा आप जरा टाइप करके बता दें या बोल के बता दें कि इसमें लिख क्यों नहीं सकती हैं आप, कोई मतलब इशू आता है या क्या आता है, मतलब ये बता दें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं मतलब मुझे इस तरह होता है कि जो मतलब अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ है मुझे कॉलेज जाते हैं, हमारा कॉलेज अभी स्टार्ट हुआ है, तो जी जो भी जी। मैम समझाती हैं वो समझ तो आ जाती है, लेकिन टेस्ट में जब वो सवाल देती है मुझे पता होता है कि इसका जवाब मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है या ये बात है, हम्म लेकिन लिखा नहीं जाता, समझ नहीं आ रहा तो कि उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, या अगर करूँ तो मैम कहती हैं आप टू द पॉइंट रहती हैं, उसको डिटेल में नहीं जाती, गहराई में नहीं पढ़ती हैं आप कर ही नहीं सकती हम्म। हैं, और ये वो बस फिर दिल ही नहीं देखें करता करने को। ये तो सबसे ज्यादा ये डीमोटिवेशन तो मैम की तरफ से ही आ रही है ना कि आप कर नहीं सकती। आपने सबसे पहले बेटा अपने माइंड में ये रखना है कि आप कर सकती हैं। कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं है जो कोई भी इंसान ना कर सके। सबसे पहला मेरा आपसे यही जो है आंसर है। अब आपने करना क्या है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने देखो, जब भी आप कोई टॉपिक रेडी करने लगे ना, एक तो आपने टू द पॉइंट रहते हैं, हमने डेफिनेशन देख ली कि हम वो डेफिनेशन टू द पॉइंट होती है, उसकी आपको समझ भी आती है कि यार इसमें ये क्या है ये। अब आपने क्या करना है, आपने लाजमी टूल्स का सहारा लेना है कि देखना है, आपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो एग्जाम में कम दिन रह गए ना, तो आपने उसके बारे में देखना जरूर है कि हाँ अच्छा डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है ये कंसेप्ट। ठीक है, इसका ये मतलब है, यूट्यूब पे ये बता रहा है, नियर पेयर के टीचर ने ये बताया है। ठीक है, तो नियर पेयर के टीचर को देखें, इधर उधर भी अपने जो है क्या कहते हैं उसको, गूगल से कंसर्न करें, हमारे सुपर एआई चैट बोर्ड से कंसल्ट करें। फिर उस चीज को जब आपको समझ आ जाएगी ना, आप ट्राई किया करें अपने अल्फाज में लिखने की। हाँ, अगर आपके इंग्लिश आपकी सही है या इंग्लिश वीक है उसकी वजह से नहीं लिखा जाता। इंग्लिश मेरे ख्याल से तो मेरी ठीक है, क्योंकि जो मेरे दिसंबर टेस्ट हुए थे उनमें से 50 में से 45 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, ठीक है, तो फिर बेटा मेरे मेरे हिसाब से आप आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को ना लें। ये आप सब बच्चों का मैसेज है, इनका अच्छा क्वेश्चन था। आपको कोई भी आपका पार्टनर, कोई भी कहीं का भी टीचर, कहीं का भी आपका कोई रिलेटिव, कोई भी वट आपको अगर ये कहना कि यार आपको नहीं समझ आती, आप नहीं कर सकते, आपने उसकी बात को कभी भी अपने माइंड या अपने दिल पे नहीं लेना। इस तरह से नहीं ले लेना कि यार हाँ शायद मैं वाकई नहीं ठीक कर रहा या कर रही। आपने बल्कि उसको एक चैलेंज समझ के लेना है कि नहीं यार मैं तो कर सकती हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह मैं मार्क्स लेके दिखाऊंगी अच्छे। आप सब ने ये सोचनी है लाजमी। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, लिखकर प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की भी लिख के ही होती है। अब देखें ना, ऑर्गेनिक की तो आप लिख रहे हैं, इनऑर्गेनिक में फिर से वही स्टेप आता है कि एक मरतबा आपने कंसेप्ट समझा। आप देखें कैलोरी मीटर है और सारी चीजें आपको नहीं समझ आ रही ना, इनकी जरा एनिमेशन निकाल के देखें। इतनी जबरदस्त एनिमेशन है, आपको खुद समझ आ जाएगी, अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिर आप उसको लिखें, एक मरतबा डायग्राम बनाएं। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पर फिर से भूल जाता है, और ये बिल्कुल कॉमन बात है, ये कंसेप्ट आपको जो है वो भूलता है। उसकी रीजन ये है कि आपने उस चीज को एक ही मरतबा शायद किया हो, लेकिन जब आप उस कंसेप्ट को जरा रिवाइज करते रहेंगे ना, अब देखें सबसे ज्यादा एडवांटेज क्यों उन स्टूडेंट्स को होगा जिन्होंने साथ साथ पढ़ा था। अब लेट्स से एक पहला स्टूडेंट है जिन्होंने साथ साथ पढ़ा है, उसने एक टॉपिक को एक मरतबा किया, फिर दूसरी मरतबा भी किया होगा, फिर तीसरी मरतबा भी किया होगा, क्योंकि टाइम ही बहुत ज्यादा है, उसने डिफरेंट टेस्ट भी दिए होंगे, तो वो चीज उसके माइंड में जो है वो बैठ गई होगी, उससे ज्यादा अच्छी तरह से आती होगी। लेकिन एज कम्पेयर टू आप जो बात करें ना, इसका 100% आंसर ये है कि यार हमने वो एक चीज अभी एक मरतबा वो चीज पढ़ी है। आप क्या करें, एक मरतबा कंसेप्ट क्लियर आपने कर लिया, आपने लिख लिया। लेट से आपने दोपहर को 2 से 3 बजे वो कंसेप्ट क्लियर किया था, आपने उसकी जान नहीं छोड़नी अपने माइंड में। आप चाहे ब्रेक पे हैं, आप चाहे कोई और काम कर रहे हैं, आप रात को सोने लगे हैं, आपने उस कंसेप्ट को जो है रिवाइज लाजमी कर लेना है। कैसे, अपने माइंड में। अच्छा, मुझे क्या होता था, आप तो आपके पास मोबाइल है, आपको लगे ना जैसे ही माइंड में कि यार अब तो मुझे भूल रहा है, आपने जल्दी से नियर पेयर की ऐप निकाल लें, चैट बोर्ड से पूछ लें, फौरन उसी कंसेप्ट को उसी टाइम रिफ्रेश कर लें जब आपको फील आए कि यार अमार मुझे वो भूल गया।
फिर आप देखिएगा ये जो आपने बात लिखी हुई है ना, कि आपको कंसेप्ट भूल रहा है, अगले दिन आप नया कंसेप्ट जब पढ़ने लगेंगे, ये आप सब अपने माइंड में बिठा लें, अगले दिन आप नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे तो प्रीवियस को पहले एक मतलब रिवाइज करें 10 से 15 मिनट, आपको गारंटी हो जाएगी, अपने दिल को तसल्ली हो जाएगी, हाँ अब नहीं मैं भूलूंगा। फिर आपने यही प्रोसेस आगे कैरी ऑन रखना है। लेट से आपने आज 10 कंसेप्ट याद किए, 10 कंसेप्ट को रात सोते हुए माइंड में भी जरा थोड़ा बहुत देख लिया, टेंशन ले ली जरा सी, फिर अगले दिन जब आप नए चैप्टर की तरफ या नए कंसेप्ट की तरफ गए तो उससे पहले 10 मिनट आपने पुरानों को फिर से दे दिए, ताकि आपकी वो चीज जरा सॉलिड हो जाए, आपके जरा माइंड में बैठ जाए कि हाँ अब मुझे समझ आ रही है, अब नए मैं कंसेप्ट नहीं भूलूंगा। तो आई बिलीव मिनाहिल, ये आपका क्वेश्चन था? नहीं, ये क्वेश्चन था आई बिलीव, जिसका भी था चले, ये मैं आई बिलीव आंसर कर दिया है। मैं बाकी भी देख रहा हूँ आपके क्वेश्चन काफी आ रहे हैं अच्छे अच्छे। अच्छा जी रुके हैं। फिजिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि हमारे टेस्ट सेशन में जो जी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, तो ये लोग ट्राई करें भी तो उनसे वो ठीक है। सॉल्व नहीं होते, तो उसके लिए अच्छा क्या करें? इससे पहले ईशा एक क्वेश्चन काफी पहले का आया था, प्री बोर्ड वालों ने जो पूछा हुआ था, वो मेरी नजर से गुजरा था यस, कि प्री बोर्ड। हाँ कि प्री बोर्ड आ गए हैं, अब हम ये अपना प्लान कैसे फॉलो करें। तो ये ज्यादा आसान हो गया बेटा आपके लिए। देखें प्री बोर्ड आ गए हैं ना, प्री बोर्ड के आपने टेस्ट में इतने मार्क्स लेने होते हैं ना कि आपका बस वो इमेज ना खराब हो। यानी कि आप देखें, अब बच्चे क्या करते हैं पाकिस्तान में, हम क्या करते हैं कि यार हम प्री बोर्ड को जरा बड़ा सीरियसली ले रहे होते हैं। चले फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स तो लें कि उनकी तैयारी मैक्सिमम है, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स भी तो है ना जिन्होंने सही तरह तैयार नहीं किया हुआ अभी। वो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को प्री बोर्ड का जो शेड्यूल बना हुआ ना, लेट्स से आज फिजिक्स है, कल बायो है, परसों केमिस्ट्री है, इस तरह का जो शेड्यूल बना है, उसमें आप तैयार ही वो चैप्टर्स करें जो आपको आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते। आप तैयार ही वो चैप्टर्स करें, अपना प्लान इस तरह से बनाएं कि यहाँ पे मेरा फिजिक्स का प्री बोर्ड बीच में आ गया, लेट्स से डे 1 पे मेरा प्री बोर्ड है फिजिक्स का, उससे पहले बाकी सारे की तैयारी कर रहा था, यहाँ पे मुझे फिजिक्स की तैयारी करनी है और कल मेरा फिजिक्स का प्री बोर्ड का पेपर भी है। तो आप क्या करें, आप वो स्पेसिफिकली 3 से 4 चैप्टर जो आपको नहीं आते थे, आप उस पर फोकस करें, वो तैयार करें, और फिर प्री बोर्ड में जाके जब आप बैठे हैं तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करें। उससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी उन चैप्टर्स की हुई भी है या नहीं। बाकी सारे चैप्टर्स को आप जरा ओवरऑल ऐसे ही बस देख लें, क्योंकि प्री बोर्ड में आपका मकसद होता है कि आप पास हो जाएं, आपकी बस आगे कोई वो, मेरा ख्याल है कोई ऐसा इसका कोई पर्पस बताएगा मुझे? एडमिशंस तो आपके लिए चले गए हुए ना, जस्ट ये प्रैक्टिस ही होती है ना। एनीवन स्टूडेंट्स? ईशा मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई स्टूडेंट मुझे बताए प्री बोर्ड का। ठीक है, फाइन हो जाता है। अच्छा हमारा, आप अगर फेल हो जाए तो फाइन हो जाता है, या फिर जो है आपकी परसेंटेज कम आए तो फाइन हो जाता है आपको? या आप बोल के भी बता सकती हैं, लिख के भी बता सकती हैं। सर परसेंटेज कम आए 40% से, उन्होंने सुपर सेक्शन का ये रखा हुआ है कि 60% से 70% से, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपकी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी तैयारी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है, फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड? सेकंड कैटेगरी है, क्योंकि सेकंड अभी हमें जब कैटेगरी। छुट्टियां हुई थी रमजान के बाद 1 हफ्ते में, तो मैंने अपने चैप्टर्स को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो इस वजह ठीक से हो गया, सेकंड है, तो चैप्टर्स ठीक हो नहीं गया, आते। ठीक हो गया, नहीं आते तो बिल्कुल आपके लिए हमारा फिर यही चैलेंज होगा कि आपने क्या करना है, जो आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई प्रेप लीव्स तो होती हैं, आई नो। आपने क्या करना है, आपने जो आपके लेट्स से फिजिक्स या बायो के जो चैप्टर्स आपको नहीं आते या किसी भी और सब्जेक्ट के, आपने उनको पहले प्रायोरिटी पे रखना और उनको अच्छी तरह से ज्यादा टाइम दे के करना, ठीक है? फिर जो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा उसमें आप बाकी सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा। आई एम श्योर 40% या 50-60% से लेस नहीं आएंगे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलेंगी, आप सारे प्री बोर्ड्स को यूज करें अपने फायदे के लिए। प्री बोर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपने प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम की, आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम आपका जो है वो टारगेट नहीं है, ठीक है? आप उसको यूटिलाइज करें अपने गोल को अचीव करने के लिए कि मेरा फिजिक्स का प्री बोर्ड है, ये तो अच्छी बात होगी, मुझे फिजिक्स के 4 चैप्टर नहीं आते थे, मैं पहले 4 चैप्टर अच्छे से करूंगी, 4 से 5, फिर मैं बाकियों को देखूंगी। मे भी आप बाकियों को शॉर्ट करके चले जाएं, प्री बोर्ड में आपने 60-70% ही लेने ना, बाकियों के शॉर्ट करके चले जाएं, आपके 60-70% मार्क्स आ जाएंगे बेटा। मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा, क्या ख्याल है आपका? यस सर, ठीक है, ओके सर।
ठीक है, अब मैं ना सबसे बोल बोल के पूछता हूँ। मुस्तफा जाहिद, आप वॉइस ओपन करें और क्वेश्चन पूछें। ईशा, बच्चों को ना आप हाईलाइट कर दें, मैं उनसे खुद बोल के पूछ लूंगा। आप मुस्तफा जाहिद बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पूछें आप। सर वो मेरा मसला आ रहा था प्री बोर्ड का कि वो उसकी मेरी कोई तैयारी अच्छी नहीं है। मैथ्स के ठीक मेरे है, चैप्टर 3 चैप्टर 4 की तैयारी अच्छी नहीं है, और चैप्टर 7 के बाद मेरी चैप्टर 7 और 1 आता है मुझे मैथ्स का। और उर्दू के चैप्टर 7 दो में तशरीह में, ठीक और है। उर्दू के तशरीह में मुझे प्रॉब्लम है काफ़ी, वो लिखने में वो काफ़ी उर्दू की प्रॉब्लम आता है। तशरीह में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और मैथ का आपने बताया आपको 3rd एंड 4th चैप्टर नहीं आता, और 7th और 1 नहीं आता, आता है। और मैं मैथ्स का चैप्टर 6 भी नहीं आता, और चैप्टर 6 बाकी आता आपका है। पार्ट 2 1 है, to 7 आता है जी, पार्ट 2। और फेडरल या पंजाब? पंजाब पंजाब। पंजाब है, ठीक है। और उर्दू इसके अलावा कोई इशू आ रहा है आपको? सर कंप्यूटर का इशू है काफी, कंप्यूटर में मतलब कि तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। कंप्यूटर में तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको आंसर देता हूँ। मीनवाइल ईशा, आप बच्चों में से जिसके क्वेश्चन हैं वो हैंड रेस करके रखें। ईशा खुद ही आपका नाम ले लेंगी, फिर आप बोल सकेंगे, ठीक है। ये हम अब जरा चलाते हैं स्ट्रेटेजी। अच्छा मुस्तफा जाहिद, आपके साथ मैं अगर ये बात करूं, इस टाइम पे प्री बोर्ड में आपको मैथ में कितनी छुट्टियां आ रही हैं? शेड्यूल आपके पास होगा, उर्दू में भी बता दें, सर कंप्यूटर में भी बता दें। अगर सर एक दो एक तो छुट्टियां हैं। होगी, ठीक है, 2 दो छुट्टियां हैं छुट्टियां आप। मैथ में। ठीक है, 2 दो छुट्टियां छुट्टियां हैं मैथ। आपकी। डन है, डन है। अब देखें, मैथ का आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये और चैप्टर नंबर 6 पहले दिन आपने करने ही ये थी। पहले दिन से मेरा ये मुराद है कि मैथ का जो मैथ से पहले जो पेपर आपका गुजरा है ना, कोई भी हो, आप जैसे ही घर आए हैं, आपने थोड़ा सा रिफ्रेश हुए हैं, आपने क्या करना है, मैथ के 3, 4 और 6 चैप्टर ये पकड़ लेने हैं। इनको उस दिन भी करना है, उससे अगले दिन भी करना है। यानी कि आपने 1.5 दिन डेडिकेट कर देना है इन पे। कैन यू डू दैट? आप ये कर सकते हैं? सर काफी टाइम लग जाता है, अगर मैं नियर पेयर की अगर ठीक है, ऐप निकालूं, वीडियोस नहीं वगैरह देखूं तो काफी टाइम मैं लगता है। मैं आपको बताता हूँ ना। आपको मैथ का मैं प्लान बता देता हूँ। इसमें नियर पेयर की वीडियोस की शायद आपको जरूरत ना पड़े। आपको एक अच्छी की बुक, और पड़ेगी भी अच्छी की बुक, और यूट्यूब जो है वो भी आपके लिए इनफ रहे, ठीक है। आप क्या करें, आपको जो है चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 इसके बेसिक डेफिनेशन से ही स्टार्ट होइएगा, क्योंकि जब डेफिनेशन आती है ना थोड़ी सी, तो बंदे को आगे सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में आइडिया हो जाता है। ठीक हो गया, आपने ये पहले स्टेप पे करना है। दूसरे स्टेप में आपने अपना रजिस्टर पेंसिल अपने हाथ में रखना है। आपने एग्जाम्पल्स जो है उनको सॉल्व करना है। लेट से अब आपको कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे सिर्फ एक सिंगल सर्च होगा आपका, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्पेसिफिक चैप्टर, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब वो जरा मुझे समझा दें। अभी मुझे ये अगर बताएं आप कि आपको बिल्कुल ही ये चैप्टर 0 आते हैं, या कोई ना कोई आइडिया तो होगा ना कि इसको करना कैसे है, ये मुझे जरा बता दें। सर चैप्टर 4 मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ी समझ आए। ठीक चैप्टर है, 3 मुझे मुझे बिल्कुल सब नहीं आता। चैप्टर 2 का थोड़ा वो मिक्स हो जाता है उसमें। चैप्टर 3 आपका इंटीग्रेशन है ना? जी वो मिस हो जाता है, मिक्स हो जाता है चैप्टर 2 के साथ, हाँ, वो थोड़ा कुछ फिर मैं पतला आपको होता बताता हूँ। फिर आप नियर पेयर के लेक्चर्स खोलें, ठीक हो गया। सिर्फ एक ही मरतबा खोलने पड़ेंगे आपको, ज्यादा आपको नहीं उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जो सर मजर ने कराया हुआ है, आप इंटीग्रेशन उनसे करें। सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से कराया हुआ है इंटीग्रेशन शुरू से। अब आपने एक्सरसाइज वाइज, अगर आप इंटीग्रेशन सारा नहीं ना कर सकते, क्योंकि चैप्टर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 चले उस लेवल पे शायद ना हो, 6 और 4, 6 उस लेवल पे शायद ना हो, 4 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पार्ट 2 मैथमेटिक्स आर चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के लिए तो मैं आपको स्पेशली कहूंगा, क्या नाम था आपका? मुस्तफा। शबा मुस्तफा, हाँ। आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही मरतबा आपने, जैसे ही मैथ से पहले वाला पेपर होता है, एक मरतबा आपने सर मदर के लेक्चर्स खोल लेने हैं, ठीक है। सर मदर का इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, अगर आप 1.5 दिन में आप इंटीग्रेशन सीख जाते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपने लेट से 1.5 दिन में चैप्टर नंबर 3 किया, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें से 2 लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी बेतहाशा आते हैं। तो चैप्टर 3 पे अपना पूरा फोकस करना है। उसके बाद आप जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 में से कौन सा चैप्टर छोटा है गालिबन? सर चैप्टर 4 है शायद, चैप्टर 4। चैप्टर 4 ही छोटा है, और चैप्टर 6 को आप अब अगर आप स्मार्टली चले ना,
तो चैप्टर 6 में से पेपर आता है, लेकिन आप उसको स्किप लॉन्ग के लेवल पे स्किप कर भी सकते हैं, उसमें से थोड़े शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह कर देंगे तो आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पेन पॉइंट ही डिफरेंट है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ इस टाइम पे कि आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रायोरिटी पे करना है, 1.5 दिन दे दें बेशक या पूरा 1 दिन दे दें, उसके बाद आप जाए चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक हो गया, जो आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है लेकिन अब उसको आपने मजीद करना है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फौरन बूस्टअप होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने 1.5 दिन में चैप्टर 3 भी कर लिया होगा, चैप्टर 7 और चैप्टर 1 आपको आता है, आप कहेंगे यार मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चैप्टर 2 भी मुझे आता है, 1, 7, 2 मुझे आते हैं, साथ मैंने अब 3 भी कर लिया है, तो मैं तो बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी प्री बोर्ड में जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। प्री बोर्ड में अगर आपके 70 नंबर आ जाते हैं, 60 नंबर आ जाते हैं, तो आपने कभी भी अपने आप को बिलो द कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लेके जाना। आपने कहना है भाई मैंने इन प्री बोर्ड से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 अपने तैयार कर लिए हैं। शायद आप सबको समझ आ रही हो कि आपका मेन टारगेट जो है फाइनल है। फिर आपके अगले दिन जो आपके बचेंगे प्री बोर्ड से पहले, उसमें आपका टारगेट होगा कि यार अब मैं जरा चैप्टर नंबर 6 की तरफ भी नजर दौड़ा लूं कि चैप्टर नंबर 6 में क्या छोटी मोटी चीजें हैं, फिर मैं ओवरऑल चैप्टर 3 को जरा फिर से रिवाइज कर लूं क्योंकि वो मैंने नया नया किया। तो ये स्ट्रेटेजी जो है आपने लाजमी फॉलो करनी है, लाजमी। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सर वो कॉलेज की तरफ से नीचे आया था कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको मतलब कि निकाल देंगे कॉलेज, स्टक ऑफ कर देंगे, तो वो थोड़ा बहुत फेल डर है। फेल नहीं आप होंगे इंशाल्लाह, और ना ही आपने डरना है। कोई कॉलेज नहीं निकालता, एडमिशन आपका चला गया हुआ है। आपने क्या करना है कि आप अपने माइंड में बिठा लें कि जो चैप्टर्स आपको आते हैं आपने वो करने हैं, वो बेशक पहले करके छोड़ दें एक मरतबा या बाद में कर लीजिएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 3 आपने और चैप्टर नंबर 4 आपने पूरा तैयार करना है। और जब आप प्री बोर्ड देंगे ना, बैठेंगे, उसमें से मैक्सिमम पेपर शहबाद आपका मैथ का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आता है। आप फेल हो ही नहीं सकते अगर आप चैप्टर 3 कर लेंगे, या आप ये सबको पता है बात। ठीक है, मैथ के लिए आपने जी जी बताएं। सर मसला ये है कि वो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, याद नहीं रहते मैथ्स के प्रॉब्लम, ये भी बड़ा बड़ा मसला आता है। मैं A to Z सारा करता हूँ तो वो बड़ा याद नहीं टाइम लगता करने, है। याद नहीं करने, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है आप सबने मैथ में, वो ये कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व हो रही है। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था ना कि एक्स वाली डिफरेंशिएशन किस तरह होती है, फिर आपकी ई की पावर वाली किस तरह हो रही होती है, लॉग किस तरह हो रहा होता है। इसी तरह आपकी इंटीग्रेशन भी शुरू में ही है कि इंटीग्रेशन एक्स वाली कैसे करनी है, ई की पावर वाली कैसे करनी है, लॉग वाली कैसे करनी है। किसी तरह आप वो समझ गए ना, और फिर आपको जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपने वो पॉइंट आउट कर लिया कि यार ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्या है, उसके बाद आप आराम से उसको कर लेंगे। और वंस अगेन अगर आप मुस्तफा डरते रहे ना, तो फिर वही वाली बात जो मैं पहले कर रहा था कि फिर 30 दिन गुजर जाएंगे और बेटा आपका मसला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आपने डरना नहीं है, वो कहते हैं ना डरना नहीं है लड़ना है। आपने इस टाइम पे ये चीज सोचे बगैर कि मुझे भूल जाएगा, आपने करना शुरू कर। आपके प्री बोर्ड कब से स्टार्ट है? सर हमारे तो 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल से भी स्टार्ट है, अभी भी आपके पास 7 दिन है। आप ईद की प्लानिंग जरा, ईद का तो मैं एंड पे जाते हुए बताऊंगा ना, आप जरा अभी से चैप्टर 3 को करना स्टार्ट कर दें, आप देखें कोई आपको मसला नहीं आएगा। यू कैन डू इट, आप सिर्फ ये सोचें। लेकिन ये नहीं सोचना आपने कि सर मुझे तो आता ही, देखे ना, आप मुझे अगर ये कहेंगे कि सर मुझे तो भूलता जाएगा, मैं करूंगा भी तो मुझे ये याद नहीं रहेगा, तो आप देखें ना आपने कोई एफर्ट किया है, फिर सर भी आपकी क्या मदद करेंगे, मैं भी आपकी क्या मदद करूंगा? कोई मदद नहीं कर सकता ना, क्योंकि आपने तो हाथ से ही नहीं किया। मैं मुंह से जितना मर्जी बोलता जाऊं, आप भी बेशक जितनी मर्जी टेंशन लेते जाएं, लेकिन जब तक आप एफर्ट करना स्टार्ट ना करेंगे बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो कोशिश करता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ऐसे ही है, आप सबका ईमान है इस बात पे, तो आपने एफर्ट्स और करना स्टार्ट कर देनी है राइट पे। जी जी बताएं। सर वो एक उर्दू का बहुत बड़ा मसला है, वो जो उसके मजमून हाँ वगैरह हाँ होते हैं कॉलेज के सर कहते हैं वो खुद लिखने होते हैं, तो वो थोड़ा ठीक मुझे है, इतना उसका नहीं रहता आइडिया लिखने का। मैं कभी दफा ठीक है। मतलब कि इतने सेंटेंस नहीं बन पाते मजमून में, वो अच्छा, काफी मैं मसला आता है। मैं मैं बता देता हूँ, एक ओवरऑल बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो मैथ वालों को जो प्रॉब्लम था, ये सब भी सुन लें। ये जनरलाइज आंसर मैं अगर मुस्तफा को दे रहा हूँ तो आप सबके लिए भी है। उर्दू में 2 चीजें आपने मुझे बोली थी, तशरीह और ऐसे। तशरीह के लिए तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे तो कोई अच्छी सी आप की बुक लें, उसकी तशरीह को एक मरतबा पढ़ लें। पढ़ के ये नहीं कि रट्टा मार लें, सिर्फ पढ़ें और ये समझ लें कि अच्छा इस शेर में वो कहना क्या चाह। और जो हवाला शेर है ना, अगर तो हवाले हवाले वाले शेर आपने पहले से याद किए हुए हैं साल के शुरू शुरू में, तो ठीक है, जितने आपको आते हैं ठीक है। लेकिन नए हवाले के शेर को याद करने की तरफ ना जाइएगा, इतना टाइम ही नहीं रह गया कि वो आपके जेहन में बैठेंगे।
बजाय उसके आप अहादीस के रेफरेंस, अगर कोई और किसी का फेमस कोई कोट है, कोटेशन वगैरह है, वो आप याद कर लें, वो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रहेंगी। तो उर्दू के लिए जो है वो तशरीह के लिए जो है वो आपको की बुक जो है वो यूज करनी जरूरी है। वो की बुक आपको इसलिए जरूरी होती है उर्दू में क्योंकि हम कोई शायर नहीं बैठे, यहाँ पे कोई शायर नहीं है, हमें नहीं आइडिया उस शायर ने क्या सोच के वो शेर कहा होगा। हमें उससे हमें की बुक से डिफरेंट पहलू पता लग जाते हैं, नोट से डिफरेंट पहलू पता लग जाते हैं उस एक शेर के। तो उसके बाद आप अपने अल्फाज में तशरीह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मजमून की तरफ मैं आता हूँ। आपने कहा मजमून में सेंटेंस ज्यादा नहीं बन सकते। अब देखें मजमून, लेट से मेरा आ गया एक सफरनामा, लेट से एक ये आ गया मजमून। अब मैं डायरेक्टली जब एक इस मजमून को स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट हो जाऊंगा कि जी 21 अप्रैल को मैं रावलपिंडी के लिए निकला, ट्रेन ऐसे, ट्रेन वो, ट्रेन में बैठे रावलपिंडी पहुंच गए, पहले ही नहीं पहुंच जाना। अपने माइंड में एक पिक्चर खींचे। ठीक है, मैंने नहीं होगा, ठीक है ईशा में हो जाएगा मैं कर लूंगा। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जेनेरिक मैं सबको बता रहा हूँ कि जिसकी जो उर्दू की प्रॉब्लम्स है वो सारी उसको उधर ही आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जी मजमून जो है उसमें क्या होगा, आपने बैकग्राउंड पहले सोच लेना, जरा तस्वीर लेके आए ना कि अच्छा सफर की अहमियत बता दी, सफर के बारे में थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी, ठीक है। फिर आगे चले गए कि मुझे इस सफर को ये लेके मुझे अपना एक सफरनामा याद आता है, मुझे एक वाकया याद आता है अपनी जिंदगी का। फिर बताए थोड़े घर के मामला कि अच्छा जी यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया सफर ऐसे करना था, हमने फिर डिसाइड किया हम यहाँ का सफर करेंगे। मतलब आपने पूरी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। जब आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे ना, फिर आप यकीन करें 4-4 सेंटेंस भी उसके लिखेंगे ना, तो इन दी एंड आप देखेंगे आपके 2-2.5 सफे आराम से पूरे हो चुके। तो इसके लिए मेरी आपको जो है वो अभी के लिए जो है यही वो है एडवाइस। बाकी आपको कोई डिटेल मजीद चाहिए हो, यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वॉइस पे मजीद डिटेल में गाइड कर दूंगा। ईशा अगला आप जिन्होंने हैंड रेस किया किसी को भी पॉइंट आउट कर दें। नेक्स्ट हुसैन अपना क्वेश्चन पूछ लें आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक मेरे पास सवाल है कि हमने 9th 10th 11th में पेपर दिए हैं, उसका इतना टाइम मैनेजमेंट का इतना मसला नहीं होता जितना सेकंड ईयर में आपको आकर ना नॉन साइंसेस का होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नॉन तो साइंसेस की बात इस हो रही। जी नॉन साइंसेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू और इंग्लिश का पेपर मोर देन लेंथी हो चुका है इस बार हमारे टाइम पर। तो इस वजह जी से बहुत मसला हो रहा है उसके लिए, तो उसका बता दें आप। और एक और ये भी मसला है सर कि आपके पास एंड डेज पर ना जाकर आपको जब एग्जाम के डेज नियर होते हैं तो 4 to 5 डेज पहले ना चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहले भी 30 दिन आपने रिवाइज किया हुआ होता है, मगर एंड ठीक है। पर जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं ना, जब एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले, उसमें चीज़ें भूल गई होती हैं। तो उसको कैसे दोबारा रिवाइज करना है इसका भी बता दें। और सर एक और भी है कि एमसीक्यूज का मसला आ जाता है कि हमने सब कुछ किया हुआ होता है फिर भी मेरे एमसीक्यूज ठीक नहीं होते। पूरी बुक याद भी की हुई होती है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, फिर भी जाकर कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि एमसीक्यूज में मसला हो जाता है। और जब एमसीक्यूज में मसला होता है फिर हम ये होता है कि एफएससी के बाद नेट भी देना है, उसमें भी मसला होगा। तो इसमें अभी जाकर थोड़े से हमारे पास जो 20 एमसीक्यूज आते हैं उसका कुछ बता दें कि मैक्सिमम नंबर कैसे लिए जाते हैं। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ आपको। नॉन साइंसेस का टाइम मैनेज सबसे बेहतर इसमें सारी सबके लिए बड़ी टाइम मैनेजमेंट वाली भी बात मैं ओवरऑल कर देता हूँ, सारी चीजें आपको गाइड कर देता हूँ बच्चों को। देखें टाइम जो है ना, आप लोगों को लग तो रहा होता है कि वो काफी जो है वो कम है, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं ना वो सोच समझ के ही टाइम जो है उन्होंने पेपर में दिया होता है। उसकी 2 से 3 बड़ी रीजंस होती हैं कि वो आपको क्यों लगता है। समटाइम्स तशरीह या डिफरेंट चीजें वो रिक्वायर्ड होती हैं। लेट्स से मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, वो रिक्वायरमेंट उसकी है 10 से 15-20 लाइनों की या आधे पेज की या 1 पेज की, तो वो हम स्टूडेंट्स ज्यादा लिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ऐसे जो है ऐसे की रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी ज्यादा नहीं होती। बच्चे क्या करते हैं 7-8 सफ़े लिखना शुरू कर देते हैं, 10-10 भी लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है नॉन साइंसेस में आप जितना लिखते हैं ना उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपने बीच में कोई गलती कर दी है। ठीक है, ये एक पॉइंट जो है नहीं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही लिखना छोड़ दें,
ज्यादा लिखना शुरू हो जाएंगे ना अगर आप, तो उसका ये है कि यार जहां आपने 3 से 4 पेजेस का ऐसे लिखा है किसी ने, उसमें अगर 1 से 2 गलती निकली है ना, आप 8 से 10 सफे लिख देंगे ना, उसमें आप जान के आप वो 1 से 2 गलती की बजाय आप 5 से 6 गलतियों पे चले ही जाएंगे। कुछ ना कुछ गलती निकल ही आती है या एग्जामिनर निकाल ही देता है, और डायरेक्टली वो चीज अफेक्ट करती है आपके मार्क्स को, वो आपके मार्क्स जो है उसमें से काट देती है। तो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि जितना जो है रिक्वायरमेंट हो, जो रिक्वायरमेंट आपको उर्दू के उस्ताद भी बताते होंगे, लाजमी नहीं बताते तो की बुक में भी आपको जरा मिल जाती होगी कि हाँ, सम की बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें बड़ा लंबा लिखा होता है, कोई जरूरत नहीं है। तशरीह का जो है, अगर आप तशरीह आधे सफ़े की भी कर देते हैं ना हवाले के साथ, या उसका मफहूम अच्छा सा बयान कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता उसमें से कोई आपका नंबर काट सकता है, और नहीं काट सकते। आप मजमून जो है वो 4 सफ़ों का भी लिख देते हैं, किसी की राइटिंग अगर बड़ी है वो 5 सफ़ों का ले जाए, 6 सफ़ों का ले जाए, जिसकी राइटिंग छोटी है। देखें, राइटिंग का भी बड़ा फर्क पड़ता है ना, छोटी हो या बड़ी हो, एग्जामिनर ने देखना आपने लिखा कैसे। आप मजमून अपना 4 सफ़ों का भी लिख देते हैं, 5 का भी लिख देते हैं, तो अगर आपने अच्छी तरह से लिखा है, नीट एंड टाइडी लिखा है, तो आपको वो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। तो सबसे पहले आपने इन एफर्ट्स को अपना छोटा करना है। अब देखें ना, तशरीह अगर नंबर भी देखें, तशरीह लेट से 5 नंबर किया है, आपने लिख कितना दिया है, 10 नंबरों के हिसाब से लिख दिया है, ऐसे आपका ठीक है, वो आप एंड पे करते होंगे, उसको आप एंड पे रखें। बाकी चीजों का आप जो है टाइम मैनेज खुद करना सीखें। एक इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आपके प्री बोर्ड्स नहीं है तो नियर पेयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको जरा फिर से पकड़ें, अपना टाइम सेट करें जरा कि इतना मुझे मिलता है बोर्ड एग्जाम में टाइम, लेट से 3 घंटे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, आप बेटा कि मैं 2.5 घंटे में ही ये करूंगा। एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मुझे बोर्ड में 3 घंटे मिलते हैं, मैंने अपना टारगेट रखा है मैं 2.5 घंटों में इसको करना चाहता हूँ, आप 2.5 घंटे में उसको करके देखें। फिर इसके बाद आपने, तो उम्मीद है आपको ये चीज जो है क्लैरिटी इसके ऊपर मिल गई होगी कि आपने इन चीजों के ऊपर जरा फोकस करना है कि आपने एक तो स्लो नहीं होना, अगर आपने स्लो होना है तो आपने इतना ज्यादा लिखने की तरफ ध्यान नहीं देना कि आपका बाकी का पेपर रह जाए। ठीक हो गया। इसके बाद आपने बात की थी एमसीक्यूज की। यार एमसीक्यूज के लिए आप सबको एक एडवाइस मेरी तरफ से ये है, जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। एमसीक्यू समटाइम्स जो होता है एग्जामिनर कंफ्यूजिंग बनाता है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो इंग्लिश हो, बड़े से बड़ा बच्चा रह जाता है, मैं भी रह गया था, बहुत से बच्चे रह जाते हैं कि यार जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो एमसीक्यू में गलती कर ही देते हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है कि आपको लग रहा होता है कि 4 ऑप्शंस में से ये 2 ऑप्शंस तो यार इसके हैं ही हैं, आप उन 2 में कंफ्यूज होकर गलत को लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी रीजन है एमसीक्यू की गलत होने की, उन बच्चों के जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फर्स्ट पॉइंट पे वो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, दूसरे पॉइंट पे मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर है फिजिक्स में, उनके फार्मूलाज जो है उनके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मोस्टली फिजिक्स के एमसीक्यूज का आंसर उनके फार्मूलाज में होता है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें भी आप कहते हैं सर मेरी तो ये दोनों चीजें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी तो फिर भी एमसीक्यूज खराब हो जाते हैं, तो फिर आप उसी चीज में ट्रैप होते हैं कि यार एक कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। कंफ्यूजिंग एमसीक्यू अक्सर ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो रिपीटेडली आए होते हैं, पास पेपर्स में रिपीटेडली नजर आते हैं। इंग्लिश में बड़े कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव बड़ा कंफ्यूजिंग आता है, साइनोनिम हो या एंटोनिम हो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजिंग आता है, कोई और चीज हो उसमें भी कंफ्यूजिंग आता है। आपने पास पेपर के एमसीक्यूज करने ही करने हैं, चाहे आप टिप्स से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी व्हाटएवर कोई भी चीज है, आपने पास पेपर के एमसीक्यूज लाजमी करके जाने हैं। ऑब्जर्वेशन में है, देखा गया है खास तौर पे कि यार 3 से 4 तो लाजमी ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आपके पास पेपर में से रिपीट हुए होते हैं, और वो मोस्टली कौन से होते हैं, वही होते हैं जो बार बार आते हैं, एग्जामिनर बार बार पूछते हैं हाँ यार ये बच्चों को कंफ्यूज करेगा, ये देते हैं। और वो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज डालने की रीजन भी होती है कि एमसीक्यूज में भी उनको बैलेंस रखना पड़ता है कि यार हमने आसान भी देने हैं, हमने मॉडरेट लेवल के भी देने हैं, हमने कहीं ना कहीं से बच्चे के मार्क्स काटने भी हैं। अब देखें ना, सबके सब बच्चों के अगर 90% आ जाएं तो आगे तो मेडिकल सीट्स जो है वो तो है ही नहीं इतनी, आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया है इस चीज का। तो बोर्ड जो होते हैं ना, इनकी ऑन पॉइंट और कह लें कि आप इनकी जो इंटेंशन होती है वो भी होती है समटाइम कि यार हम जरा मॉडरेट पेपर बनाएंगे जिसमें वो बच्चा जिसने पढ़ा होगा वो अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा, वो बच्चा जिसने ज्यादा पढ़ा होगा और क्लेवरली एक्ट भी किया होगा वो पूरे मार्क्स ले जाएगा, वो बच्चा जिसने सिर्फ बेसिक या एवरेज लेवल की चीजें याद की होंगी वो ये 2 से 3 एमसीक्यूज गलत करेगा ही करेगा, उसको आइडिया नहीं है ये कहाँ से आए हैं, या वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपना बेटा माइंड ऐसा बनाओ सारे कि पास पेपर के एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, लाजमी आएंगे। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आपको पास पेपर के एमसीक्यूज 2 से 3 तो देखने को मिलेंगे और वो कंफ्यूजिंग होंगे। दूसरा, पहला जो स्टेप मैंने बताया कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं,
और साथ साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन पे ग्रिप हासिल करनी है। वो होते हैं ना एमसीक्यूज कि अच्छा जी रेडियस को बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, फलानी चीज अगर ऐसी होगी, या रेजिस्टिविटी की बात कर लूं मैं, परमिटिविटी की बात कर लूं, ये वाली टर्मिनोलॉजी, इसका फार्मूला, ओवरऑल फार्मूला पे असर नहीं पड़ रहा होता, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, इस तरह की चीजें, इनके बारे में अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। तो ये इन चीजों को आपने बड़े क्लोजली देखना है कि यार अच्छा हमने फार्मूला से आंसर मिल रहे हैं। फिर समटाइम बड़ी मेजर गलती करते हैं आप लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज में कि आप फार्मूला में होता है आर का स्क्वायर होता है, कहीं रेडियस का स्क्वायर होता है, वो कहते हैं जी हमने रेडियस को आधा कर दिया, तो फिर क्या वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। आप कहते हैं जी अच्छा ये आधा हो गया, ये डबल हो गया, अगर वो इनडायरेक्टली है, आप उसका स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है, पास पेपर जो है उनको लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईशा, अगर इसके ऊपर कोई मजीद डिस्कशन है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मेरे पास एक स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि नियर पीयर के जो टेस्ट सेशन चल रहा है उसके साथ प्री बोर्ड के भी चल रहे हैं, उनके पेपर चल रहे हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू स्टूडेंट्स के नियर पीयर के टेस्ट ऐसे नहीं है कि आपको जिस दिन अपलोड कर दिए हुए आपने उसी दिन हमें चेक करके सेंड करने हैं। हमने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप जब भी फ्री हैं, मतलब अगर आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो आप प्री बोर्ड से अपने पेपर से फ्री हो जाए, देन आपके हॉलीडेज आएंगे, आप उनमें जो आपके पेंडिंग टेस्ट हैं वो सॉल्व करें, मुझे मैनुअली सेंड कर दें या अपलोड कर दें, देन वो आपके चेक हो जाएंगे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इस बात पे आप लोग इतना ना सोचें, अपना फोकस रखें पूरा पढ़ाई की तरफ। और नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन अब ऐसे ही। पलवशा अपना क्वेश्चन कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये वालेकुम पूछना अस्सलाम। था कि पाक स्टडीज नहीं याद होता, पाक स्टडीज में काफी इशू आ रहा है। हाँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। फॉर पाकिस्तान स्टडीज सारे बच्चे अपने माइंड में डाल दें, पाकिस्तान स्टडीज में 3 तरह की चीजें चल रही होती हैं। एक आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, दूसरी आपकी जियोग्राफिकल हिस्ट्री, तीसरी आपका कल्चर वगैरह, ठीक है। इसी के अराउंड आपकी पाकिस्तान स्टडीज रहती है। पाकिस्तान स्टडीज का लेट्स से चैप्टर नंबर 1 है नजरिया पाकिस्तान। चैप्टर कुछ पहले छोड़े, नजरिया पाकिस्तान की वीडियो देख लें, जाके कहीं से भी देख लें, नजरिया पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, उर्दू में देखिएगा, जो इंग्लिश में है जिनका वो भी उर्दू में देखिएगा। उर्दू में इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक पिक्चर जो है वो आपके माइंड में बन जाएगी। पिक्चर माइंड में क्या बनेगी कि अच्छा जी कायदे आज़म ने ये एफर्ट्स की थी, इलामा इकबाल की ये एफर्ट्स थी, सर सैयद के ये कारनामे थे। फिर आपको क्या करना होगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉन्ग क्वेश्चंस की या शॉर्ट क्वेश्चंस की कि अब मैंने ये इधर से लेके इधर तक याद करना है, ये चीजें लिखनी है तो ही मैं पास होऊंगा या होंगी। नहीं, फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास पहले से ही प्रीवियस नॉलेज होगी। आप ये देख के आएंगी कि अच्छा यार ये पूरी स्टोरी तो ये थी, मुझे तो अब समझ आ रही है। अब मैं जरा बुक से देखती हूँ, जब आप बुक पे नजर दौड़ाएंगी ना, आप कहेंगी कि ये तो वही सारी चीजें हैं जो कि मुझे उधर वीडियो की सूरत में मिल गई, जिसमें थोड़े से उस पास्ट के इवेंट्स भी थे। कोई वो एक नरेटर जो उर्दू का, बड़ी खूबसूरत वीडियोस होती हैं, वो बोल के भी बता रहा था, ठीक है। सर इम्तियाज ने भी कोशिश बड़ी अच्छी की हुई है, बड़ा अच्छे लेक्चर्स हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन यू आर फ्री, आखिरी 3 दिन में आप कहीं से भी देखें, कुछ भी करें, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आपने मेथड ये फॉलो करने हैं। जब आप मेथड ये फॉलो करेंगे, आप पाकिस्तान स्टडीज, आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी पाकिस्तान स्टडीज, ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ। फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन क्या, हाँ ये चीजें करने के बाद आपने जो है अपने पंजाब बोर्ड वालों ने क्वेश्चन जो है अपने एक्सरसाइज के वो लाजमी देखने हैं, क्योंकि उसमें से आते भी हैं। फिर उनको जरा आपने देखना है, रिलेट करना है कि अच्छा जो मैंने वीडियो देखी है उससे मिलता जुलता है। फेडरल बोर्ड वालों के लिए ये सख्ती से ही कहूंगा इस टाइम पे, क्योंकि दिन तो पीछे रह नहीं गए। पाकिस्तान स्टडीज में जिसको मसला आ रहा है वो जरा वीडियोस लाजमी निकाल के देखे, वो चैप्टर का या टॉपिक का नाम भी लिख देगा ना, उसकी नरेशन आपको मिल जाएगी कि अच्छा जी 1945 में या 47 में क्या हो रहा था, 1935 में क्या हो रहा था। वो इवेंट्स आपको ऐसे ज़हन में बैठ जाएंगे, आपको नहीं भूलेंगे। फिर जियोग्राफी की तरफ आए तो आप देख लें जी पाकिस्तान में पहाड़ हैं कहाँ कहाँ। अगर कोई हिमालय की बात कर रहे हैं, काराकोरम रेंज की बात कर रहे हैं, तो आप जरा वीडियोस निकाल के देखें और आपको पता लग जाएगा अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान के मैप में ये काराकोरम रेंज है, ये है। मे बी आप लोग गए भी हों उधर हुंजा वगैरह वाली साइड पे गए हों, तो आप कहें अच्छा ये तो उसी की बात हो रही है। फिर पहाड़ क्या होता है, वो क्या कहते हैं, आपका पहाड़ की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी कि यार ये लैंड है हमारा, हम जैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी हमने एक हाइट डिफाइन की हुई है कि इतनी हाइट जो है उतनी सतह पे कोई लैंड होगा तो उसे हम पहाड़ कहेंगे। इस तरह की चीजों को यूट्यूब से इधर उधर से गौर व फिक्र करके देखना शुरू करें, और फिर आप बुक की तरफ आए। आपको पाकिस्तान स्टडीज
पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा हुंजा एक सवाल है, अगर आप जवाब दो। जी जी सर बोलें। एक और क्वेश्चन। बोलें क्वेश्चन। सर वो मैं कहना चाह रहा था कि मेरे नियर पेयर के काफी टेस्ट पेंडिंग है, उसका मेरा प्री बोर्ड भी आ रहा है, तो उसका थोड़ा समझ नहीं आ रही कि कैसे मैनेज करूं। 7 दिन में ईशा, प्री बोर्ड भी आ रहा है। ईशा आपको यही मैं बता रही थी ना। जी मैंने बताएं इसका ईशा। आंसर दिया है आपको। आप अपने प्री बोर्ड के पेपर जो हैं अभी वो मैनेज कर लें। प्री बोर्ड के पेपर्स के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे देन ईयर पे के टेस्ट जो है आपको अपलोडेड भी मिल जाएंगे। अगर अपलोडेड आपको नहीं मिल रहे बैक नोटिफिकेशंस पे जाकर तो आप मुझसे मैनुअली ले लें एंड देन उसको अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी आप उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें, मैं चेक करवा दूंगी। उसमें बेटा आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आज का पेपर आपने नहीं किया, देखे ना इस टाइम पे मैं आप सबको इंकरेज ये करूँ ना कि आप अपने शेड्यूल्स के ऊपर वर्क करें सारे जरा। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछें। आप देखें नियर पे के टेस्ट जो है वो आपको बाद में भी मिल जाएंगे, मतलब हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको चेक होके नहीं मिलेगा। आप पेपर से, अब आप सारे बच्चों के लिए कि आप पेपर से 1-2 दिन पहले भी अगर मुझे कोई टेस्ट सॉल्व करके देंगे ना कि सर हमने एज ए प्रैक्टिस किया है, इसको चेक करवा दें, मैं वो आपको चेक करवा के दूंगा। तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने रखी हुई है कि आप जैसे ही प्री बोर्ड से फ्री हो, जैसे ही फ्री हो, आपने नया नया ताज़ा ताज़ा पढ़ा होगा, आप टेस्ट सॉल्व करके हमें दें, हम आपको वो चेक करा के दे देंगे। हमारी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गुजर गया तो गुजर गया। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम पास पेपर से ज्यादा प्रिपेयर करें या मॉडल पेपर से, ये भी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। पास पेपर से या मॉडल पेपर से, पहले तो यही होगा ना कि इसमें आपने आपकी अपनी पर्सनल तैयारी अगर अचीव हो चुकी हुई है ना, तो आपकी जो पास पेपर है ना वो प्रायोरिटी होंगे, क्योंकि पास पेपर वो पेपर्स हैं जो आ चुके हुए हैं ना, वो हम 100% श्योर हैं। और मॉडल पेपर ऑन दी अदर हैंड जो है वो आपको अब अगर आप फेडरल के पंजाब की, फेडरल के सर। हाँ, अब मॉडल पेपर समटाइम्स ना एग्जैजरेटेड भी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी होते हैं, ठीक है, उनको भी करें, उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन पास पेपर्स मैं कहूँगा जब से ये एसएलओ वाला काम स्टार्ट हुआ हो ना, पिछले साल के, उससे पिछले साल के, ये लाजमी आपने करने ही करने हैं पास पेपर्स। तो ये फर्स्ट एनुअल भी करने हैं, सेकंड एनुअल भी करने हैं, तो इस पे आपने इनको प्रायोरिटी पहले देनी है, फिर आप मॉडल पेपर भी लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट हुंजा अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अरीबा मौसम का क्वेश्चन है कि उर्दू एसेज में फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो अरीबा, उर्दू में कभी भी फुल मार्क्स नहीं आते, स्पेशली इन एसेज। आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। उसके लिए आप उसमें हवाले ऐड कर सकते हो, लाइक कोई शेर है, इस तरह के हवाले ऐड करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आप उससे आप मैक्सिमम मार्क्स तो ले सकते हैं, पर फुल मार्क्स कभी भी नहीं आते उर्दू में। राइट, प्रेजेंटेशन इज द की। प्रेजेंटेशन अच्छी हो, हवाले अच्छे हो, ठीक है। आप किसी को कटे पेन से लिखना, ये यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देता हूँ, किसी को कटे पेन से लिखना नहीं आता तो राइटिंग खराब करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पेन से, मार्कर से भी जो है, जिस तरह की आपकी हैंड राइटिंग है, अच्छी नीट करके लिख देंगे तो उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक हो गया। और बीच में हवाले आपने बहुत ज्यादा हवाले फिल कर देने हैं, ना ऐसा लगे कि यार ये तो हर जगह ही मतलब कह लें कि इसने हवाले ही डाले हैं। जरा बैलेंस रखना है राइटिंग में और हवालों में, इंशाल्लाह ताला मिस्टेकलेस जाना है। उर्दू के जो आप वर्ड्स यूज करें वो ठीक करने हैं, क्योंकि उर्दू के तलफ़ुज़ की, और तलफ़ुज़ कह रहा हूँ, वर्डिंग्स की जो है वो एग्जामिनर जो है अक्सर मिस्टेक्स निकाल के मार्क्स काट लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स तक आप जा सकते हैं, लेकिन पूरे मार्क्स शायद ही वो दें, वो 2 से 3 या एक आधा मार्क्स तो लाजमी काट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंजा, आप अपना क्वेश्चन कर लें अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एग्जाम से पहले स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि एग्जाम से एक दिन पहले हो तो मेरा 9th-10th में भी ऐसे ही था कि मुझे इतना स्ट्रेस होता है कि फीवर ही हो जाता है। स्ट्रेस हैंडल ही नहीं होता है। और पेपर में जाके तो मैंने पढ़ा भी होगा, पूरा साल पढ़ा भी होगा अभी भी, और फिर पेपर से पहले ऐसा होता है कि इतनी टेंशन होती है, रिवीजन भी नहीं की जाती मुझसे। ये बहुत अच्छा पेपर क्वेश्चन में है ये, जाकर बिल्कुल। हाँ, इसके पेपर अलावा में कुछ आप जाकर मैं बताना कांपना चाहेंगे? शुरू कर देती हूँ। और अच्छा। सर अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब सही फीवर हो जाता है इतना ज्यादा। अभी भी इतना मुझे स्ट्रेस था क्योंकि मेरे ठीक थोड़े है, से चैप्टर मुझे ये नहीं ठीक समझ है, लगती कि एक अगर ठीक कोई है। चैप्टर करना हो शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए हम्म तो वो कैसे। ये आखिरी बात क्या बोली है, एक चैप्टर? जी, अगर एक आखिरी कोई बात आपने, चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करने हो तो वो कैसे करें, ये नहीं समझ अच्छा ठीक लगती। है, ठीक हो गया, मैं समझ गया। और बोर्ड कौन सा है? पंजाब बोर्ड है।
पंजाब है, ठीक है, जो भी है फेडरल। अब ठीक है, सेम इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सेम इशू होगा। कोई सबसे पहले देखें ना, सोचें आपने पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है, या पूरा साल नहीं पढ़ा, आधा साल पढ़ा है। सबसे पहले ये स्ट्रेस आता है किस वजह से है? ये स्ट्रेस आता है कि आपको एग्जाम्स देने से डर लगता है। बोर्ड एग्जाम्स हैं, एग्जाम आगे नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ना हुआ तो लाइफ को क्या हो जाएगा, आप डरते हैं। ठीक है, आप यस डरते सर। क्यों हैं? सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। क्या आपको किसी का प्रेशर है? यस किसी घर में कोई प्रेशर है? कोई और आपके माइंड में चीज चल रही है कि यार मैंने ये करना ही है, अगर अदरवाइज ये मेरे साथ मसला हो जाएगा? कोई है ऐसा प्रेशर आप पे? टू बी ऑनेस्ट बताएं, जी सर। होते हैं, बच्चों के साथ यस होते हैं, सर ठीक है। है। ठीक है, आप पे भी है। और एक और, ठीक है जी, ये है जी सर, जैसे मतलब ये तो ठीक है। एक और बच्ची ने कहा था सेम इशू, हाँ, आयशा खान, उनको भी कोई ना कोई लाजमी डर होगा। अब देखें, ये जो चीज़ है ना, ये नेचुरल है कि यार देखें, आपको, आप पैनिक करें, बहुत ज्यादा पैनिक करें, लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक ना करें। उस स्टेज पे ना चले जाएं कि जो आपकी वाली स्टेज है कि यार आप इतना पैनिक कर जाएं कि आपसे पेपर हो ही ना, फीवर हो जाए, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे, आपका माइंड ब्लैंक हो जाए। सबसे पहले आप बेटा ये देखें कि अल्लाह पे यकीन रखना सबसे बड़ी चीज है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि जहाँ पे आपने पढ़ लिया है ना, आपने एक सुकून का सांस लेना है, नमाज पढ़नी है, आपने कहना है जी मैंने तैयारी कर ली है, कोई मसला नहीं है। बोर्ड देखें ना, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको कोई खा रहा है, वहां पे भी आम इंसान मौजूद है, आम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन्विजिलेटर भी नॉर्मल है, ना ही आपको घर वाले कुछ कहेंगे। हाँ, घर की तरफ से अगर प्रेशर है तो आप लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो मैं उसके बारे में कोई ना कोई एडवाइस आपको अलग से जरूर दूंगा। लेकिन ओवरऑल इन यस जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डरना नहीं है। आपने ये सोचना है कि यार ये मेरी लाइफ है, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। सबसे पहले चीज आपने ये सोचनी है, मेरी तैयारी भी है, मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आपने फील फ्री होना है। आपने टेंशन देखें, एक होता है आपका ऑप्टिमम टेंशन, बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करें ना आप कॉपी पे, इसे कहते हैं ऑप्टिमम। हर चीज में वो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे फरमान है कि यार हर चीज में म्याना रवि इख्तियार करें, ऐसे ही है, यस म्याना सर। रवि इख्तियार करना बहुत जरूरी है। वो बस वो ही हर चीज का सोल्यूशन है। एक होता है आपका ऑप्टिमम लेवल, आप टेंशन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेंशन ना लें, लेकिन आप ना ही वो टेंशन इतनी आगे ले जाएं ऑप्टिमम लेवल से कि वो आपको पैनिक कर दे, आपको फीवर कर दे और आपका काम ही खराब कर दे, कि आपका पेपर आपसे ही ना हो। और ना ही आप उसको बिलो द ऑप्टिमम लेवल लेके जाएं कि आप टेंशन लेना ही छोड़ दें, आपके नहीं जी मुझे तो सब आता है, मैं तो पढ़ूंगी भी नहीं अब। तो वो वाली स्टेज भी नहीं आनी चाहिए, और आपकी ऑप्टिमम लेवल से बहुत आगे भी नहीं जाना आपने। और घर वालों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नेगेटिव एनर्जीज, घर वालों को नहीं मैं टारगेट कर रहा, मुझे नहीं पता आपका क्या सिनेरियो है, नेगेटिव एनर्जी जो भी है ना आपके आसपास, उसको आप यस अपने माइंड में ही ना लाएं, उसको माइंड में ही ना लाएं। उसको कहें यार मैं इंशाल्लाह परफॉर्मेंस दूंगी, मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगी, मैं सबको प्रूव कर दूंगी, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। मैं बस वो अपने पास के ऊपर चलती रहूंगी, मैं अपने पेपर की तैयारी भी करूंगी, मैं पेपर भी अच्छी तरह से दूंगी, और मुझे एग्जामिनर मार नहीं देगा, मुझे कोई आगे बच्चा बैठा हुआ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैं सिर्फ पेपर देने जा रही हूँ, इट्स जस्ट अ पेपर, नथिंग एल्स। अगर मैं अच्छा करूंगी तो बहुत अच्छा है, अगर मेरा एक आधा सवाल सही ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ प्री डेस्टिन्ड है। देखें, अगर आपने एफर्ट्स कर ली है ना, तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपने एफर्ट्स नहीं की तो शायद मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कहता कि नहीं बेटा, आप कोशिश करोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा ना, लेकिन आपने एफर्ट्स की भी हैं तो फिर क्यों डरना? फिर आप नमाज पढ़ें, सबसे बेहतरीन हल नमाज पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से, एक सुकून का चैन होता है ना, सांस होता है, वो लें, और आप अपने आप को कहें कि यार मैंने पढ़ लिया, मैं अब जाके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बैठूंगी, अपना 100% दूंगी, आसपास के लोगों से हंस के बात करें। ठीक है, आसपास अपने जो एग्जाम देने आए हैं उनसे हंस के बात करें, अगर अपनी स्ट्रेस लेवल को नीचे ले आए, फौरन नीचे ले आए, और एग्जाम जैसे ही आए, फिर अच्छा एग्जाम जैसे ही आप लोगों के सामने आए, आपने किसी ने पैनिक नहीं करना, आपने तब भी अपनी आंखें थोड़ी देर बंद करनी है, अपने आप को कहना है कि यार मेरी तैयारी है, मैं सुकून से इस पेपर को देखूंगा या देखूंगी, सुकून से वो वाले क्वेश्चंस करूंगी, करना स्टार्ट करूंगी तो मेरा सब आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये वाली स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है हमजा बेटा, फिर आप देखिएगा कि आपकी कैसे लाइफ चेंज होती है। अगर आपको कोई और इशू है, कोई प्रेशर है, तो उसके बारे में आपने मुझे जरूर बताना है, मैं आपको उसके लिए मैं आपको अलग से गाइड करूंगा। लेकिन आपने किसी भी चीज का इफेक्ट अपनी लाइफ पे अपने ऊपर नहीं लेना। उल्टा देखें, जितना आप स्ट्रेस लेते हैं ना, स्ट्रेस आपको ही नुकसान देता है। स्ट्रेस कभी भी
आपको स्ट्रेस देने वाले को नुकसान नहीं देता, वो आपको ही देता। ठीक है, तो स्ट्रेस हमने सबने स्ट्रेस से दूर रहना है, अल्लाह का नाम लेना है, अपने 100% देना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक्सरसाइज के शॉर्ट सबसे पहले करने हैं, उसमें जो कंसेप्ट है वो समझ लेना है। एमसीक्यू जो है वो पास पेपर प्लस उस एक चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज आपको नेट से भी मिल जाएंगे इजीली, आपको की बुक्स वगैरह से भी मिल जाएंगे इजीली। आपने उन सबको नहीं करना, लेकिन इतने कर लेने कि आपका हर टॉपिक के एमसीक्यू जो है वो 10-10 हो जाए, 5-5 10-10। तो ये एक मेथड है बस। बाकी अगर आप वो लॉन्ग के लिए छोड़ना चाहती हैं पेयरिंग स्कीम में, तो वो फिर दैट्स योर चॉइस। अगला क्वेश्चन, टाइम हमारे पास कम है, इफ्तारी का टाइम शिफा भी खान, करीब है, ओवर तो टू यू। हाँ जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप भी करते हैं, बच्चे भी जाना शुरू हो गए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है सर जी कि जी। जब भी मैं पढ़ती हूँ ना और बीच में मुझे ब्रेक्स लेने होते हैं, तो 15 हम्म मिनट्स या 10 मिनट्स मेरे लिए इनफ नहीं होते। और अगर मैं किसी लाइक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करूँ, तो वो भी मेरे लिए काम नहीं आता जब तक मैं मोबाइल ना देखूँ। तो इट एंड्स तब अप तक बीइंग आप इन अ सिचुएशन मोबाइल ना देखें। यस सर। और इट ठीक है। एंड्स अप बीइंग इन अ सिचुएशन जिसमें मैं 1-2 घंटे मोबाइल पे लगा ही देती हूँ, तो मतलब टाइम वेस्ट होता है। तो एक तो मुझे ये बता दें कि मैं अपनी ब्रेक कहाँ पे यूज करूँ। और ओके सर दूसरी बात ये है कि मेरे उर्दू के पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। आई मीन ठीक पूरे है। साल मैंने पेपर बस अपनी क्रिएटिव राइटिंग पे दिया है, तो उसकी भी एडवाइस कर दें। और सर ठीक तीसरी है। बात ये है कि बायोलॉजी के डायग्राम्स पे क्या करें, मेरा फेडरल बोर्ड है। ओके, फेडरल बोर्ड है और बायोलॉजी की डायग्राम्स में आपको बनाने नहीं आती है क्या सीन? सर मैंने सीखे ही नहीं है। नहीं, बायोलॉजी तैयार तो किया ना आपने या नहीं की? जी सर वो की। वो की है, लेकिन आपको साथ जो टॉपिक में वो है अपना डायग्राम्स है वो नहीं आती। यस सर। ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ आपके। सबसे पहले आपकी जो है ना रूटीन जिस पे आपने बात की है, अच्छा सवाल है आपका कि यार कुछ स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट का ब्रेक जो होता है ना, वो उनको वो 10-15 मिनट नहीं, वो 2-3 घंटे या समटाइम 2 घंटे तक चला जाता है। तो एक तो मुझे ओवरऑल अगर आप अपनी रूटीन बता सकें आजकल की पढ़ने की, वो क्या चल रही होती है, किस तरह से आप पढ़ रही होती हैं, या ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा होता है? सर मोबाइल यूज हो रहा होता है ज्यादा। मतलब ये है सर ठीक है। कि ठीक है। मतलब जिस दिन मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो करूँ या सुबह को पढूं, तो उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती इतनी। और ठीक है। अगर मैं नाइट आउट बन जाऊं तो फिर होती है हाँ, पढ़ाई, लेकिन फिर यही बात आ जाती है ब्रेक वाली। ब्रेक वाली आ जाती है, फिर भी आप मोबाइल ज्यादा यूज करती होंगी। जी सर। ठीक हो गया मोबाइल। और अगर मैं पूछूं आपसे कि यार मोबाइल पे ऐसा क्या है जो आपको ज्यादा मतलब फैसिनेट करता है कि आप वो ही देखती रहती हैं या करती रहती हैं, वो क्या चीज होगी? सर क्या कह रहे हैं? मतलब मोबाइल पे आप क्या देखती रहती हैं जो आपको फैसिनेट करता है, जिसमें आपका ज्यादा टाइम गुजर जाता है मोबाइल यूज करते हुए? सर मोस्टली ड्रामास होते हैं या जो मेरे फ्यूचर से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, लाइक मेरे कैरियर से जिसकी तरफ मैं ओरिएंटेड हूँ। ठीक है जी, ड्रामास होते हैं या फ्यूचर के, ठीक है। तो कभी आपने सोचा बेटा कि आपका जो आपके गोल्स हैं आप उनको देख तो रही हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं रही, ये वाली फीलिंग आती है कभी? नहीं आती है या नहीं आती वैसे, टू बी ऑनेस्ट? यस सर आती है। आती है। तो सबसे पहला बेटा यही मेरा, देखें आपके आंसर में ही जो है आपकी बात का आंसर निकल आया कि देखें आप अपने फ्यूचर को लेके कितनी मोटिवेटेड हैं। इस लेवल पे मोटिवेटेड तो लाजमी है कि आप उसके बारे में देखती रहती हैं। फिर ड्रामास वगैरह चले वो तो एक कॉमन चीज़ है ना, लेकिन जब आप ये सोचें ना कि देखें ये 30 डेज ना सोचें, आप सिर्फ अपनी ये वाले स्टेज के बारे में सोचें कि यार FSC जो है वो आपकी पहली सीढ़ी है। ठीक है, FSC आपकी पहली सीढ़ी है, आपने उसको पार करना है तो ही आपने लाइफ में कुछ करना है। आप चाहे ड्रामास देखें, आप चाहे जो मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये भी नहीं आपको कह रहा कि आप अनइंस्टॉल कर दें यूट्यूब और सारी चीजें और बस जी खत्म कर दें उसको, नहीं, मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो हैं अपने आप को रिकंसिडर करें थोड़ा कि आप कर क्या रही हैं इस टाइम पे, आपने पढ़ना ज्यादा है। अब आपको ब्रेक्स का इशू आता है ना कि आप 10 से 15 मिनट की ब्रेक जो है वो नहीं लेती, ठीक है, आप कहती हैं जी 10 से 15 मिनट की लूंगी तो वो घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपने दिन के कोई से 2 घंटे या कोई से 2.5 घंटे इन दिनों वो इस पे रख लें कि यार आपने अपनी ये जो मोबाइल वाली एक्टिविटी है ना, ये घंटे की मैं ब्रेक लूंगी या 2 घंटे की एक ही मरतबा ले लूंगी,
फिर मैं जरा बिस्मिल्लाह कर लूंगी, इनको साइड पे कर दूंगी। और या तो आप वो चीजें देखें जो आपको आपके करियर के बारे में याद करवाएं और मोटिवेट भी करें कि यार अगर आप इसके लिए कुछ करेंगी नहीं तो वो पूरी कैसे होंगी। अब 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके लिए फेलियर है, मैं वो समझ गया हूँ बात। आपने 10 से 15 मिनट के लिए आप अनइंस्टॉल कर दें, आप 1 से 2 घंटे देख के चीजें ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, वो वाली ऐप्स को जिससे आप ये वाला कंटेंट देखती हैं, मे भी ये आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आपने स्टडी कंटेंट नहीं देखना, क्योंकि अगर मुझे पता लगता है कि यार यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपके दोनों तरह के मटेरियल रहते हैं, तो आपकी एक थोड़ा सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर आपने पैदा करना है। वो आपको पैदा करना इसलिए जरूरी है। आपका इस टाइप पे गोल कोई डॉक्टर बनना है बेटा? नो सर। फिर क्या गोल है आपका? सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। क्या समझा नहीं? सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल, तो आपने तो बायो का क्या, बायो क्यों पढ़नी है आपको? जी सर, लेकिन वो मैथ्स का एग्जाम मैंने नवंबर में देना है इम्प्रूवमेंट के साथ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपको पता है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको एफर्ट्स कितनी करनी पड़ेंगी? आप देखें ना, आपका गोल सेट है, ये अच्छी बात है कि एक आप स्टूडेंट लेवल पे होते हुए आपका गोल जो है वो काफी क्लियर है। लेकिन बेटा आपको अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जो मेरी बेस्ट एडवाइस है आपको वो ये है कि 10 से 15 मिनट के ब्रेक्स की बजाय, क्योंकि देखें ना आप वो स्टूडेंट हैं जिनको 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिले तो आप उसमें कुछ और जो है वो आगे उसको कंटिन्यू कर लेती हैं। या तो आप अपना जो है जो ब्रेक वाला टाइम है वो कोई घर की एक्टिविटीज में आप यूज करना शुरू हो जाएं, किसी से बातचीत कर ली, या टीवी पे देख लें। जो टीवी पे टाइमिंग्स आती हैं आपके ड्रामास की या कुछ और, वो आप उस पे देखना शुरू कर दें। आपके यार नहीं यूट्यूब मेरे पास है ही नहीं इन चीजों के लिए, मुझे पढ़ना है, मेरे पास आखिरी 30 दिन रह गए हैं मेरी। आप देखें ना उर्दू की तैयारी नहीं आपकी, उर्दू की तैयारी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। आपको उर्दू के लिए कोई की बुक लेनी चाहिए, उर्दू को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो इस टाइम पे मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आप अपने ब्रेक्स को या तो वन टाइम कर दें कि दिन में, पूरे दिन में आपने कहा कि मैं 2 घंटे बस अपना एंटरटेनमेंट करूंगी, लेकिन बाकी पूरा दिन मैं दिल लगा के सिर्फ पढ़ूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये सोल्यूशन है। इसके ऊपर आपको कोई और कह लें कि आप कहती हैं नहीं सर मेरे से फिर भी नहीं होता, तो फिर और जो इश्यूज है ना वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं कि सर मेरे साथ एक्चुअली क्या हो रहा होता है। तो मैं आपको उसके ऊपर मजीद गाइडेंस जो है वो व्हाट्सएप पे दे दूंगा। इसके अलावा आपने बायोलॉजी की बात की है, देखें बायोलॉजी का बेस्ट वे है कि आपने डायग्राम बाय हैंड बनानी ही बनानी है। एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाना। लेट से आपने हाथ से स्केच कर दिया, आपने उसको लेबल लाजमी करना है। जस्ट आपको लेबलिंग आनी चाहिए और आपको डायग्राम आनी चाहिए। तो अगेन ये आप जो टाइम अपना इस टाइम पे ज़ाया करेंगे वो ज़ाया ना करें बेटा। आप ये टाइम उर्दू को और अपनी बायोलॉजी की डायग्राम्स को, जैसे डेली की, लेट से आपने डेली का 5 से 10 मिनट आपने कहा कि जी मैं डायग्राम्स बायोलॉजी की बना के इनको लेबल किया करूंगी। अब इमेजिन करें 30 दिन है, आप डेली 5 से 10 मिनट वो डायग्राम बनाती हैं और उसको लेबल करती हैं। एग्जाम आने तक आपको सारी डायग्राम्स फिंगर टिप्स पे होंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नहीं कुछ समझ आ रही तो एक क्लिक के ऊपर आपको डायग्राम लेबल्ड मिल जाती है। ठीक है जी सर, बेटा? सही है। जी सर, बाकी थैंक आप यू। व्हाट्सएप मुझे कर सकती हैं, मैं आपको मजीद गाइड भी कर दूंगा कि आपके ब्रेक्स वाला क्या इशू है। लेकिन आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है, मोटिवेटेड रहना है कि अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है तो बेटा इस साल मैं ड्रामे नहीं देखूंगी तो कोई मसला नहीं है। मैं अगले साल या जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में चली जाऊंगी, यूनिवर्सिटी में चली जाऊंगी, फिर मैं देख लूंगी, कोई मसला नहीं है। अभी के लिए आप ये चीज अपने माइंड में बिठाएं कि यार ये चीजें जो है ये मुझे मेरे गोल से दूर लेके जा रही हैं। इवन आपको आपके गोल के बारे में देखने वाली वीडियोस भी आपको आपके गोल से दूर लेके जा रही हैं। कितनी आयरॉनिक बात है लेकिन ऐसा है। तो इसको जरा कंट्रोल करें और इंशाल्लाह ताला आप एफर्ट करें, ये आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। जी आगे यहाँ पे एक बच्चा था जो मुझे कह रहा था रिप्लाई कर दें सर, वो आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया? हुसैन है, हुसैन आप करें, कोई क्वेश्चन बोलें प्लीज सर। बता सकते हैं कि कभी कभी पेपर मुश्किल आ जाता है, IBAS वालों के लिए तो अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ जाता है, तो फर्स्ट 15 मिनट हमारे लिए टफ होते हैं तो उस वक्त। हाँ ये हुसैन आप मुझे सुन रहे हैं? ईशा आप हैं मीटिंग में? हुसैन करके हैं कोई मीटिंग में इस टाइम पे? यस सर, मैं ये ये चेक है कर रही ना, हूँ एंड आई थिंक है ना? अभी यस सर हैं। सर इनकी इनका म्यूट आपके पे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया हुआ है। हो गया हुआ है, बस यस ठीक सर, है। फर्स्ट यही चलें थे। आयशा खान, आयशा खान। आयशा खान रह गई हैं। आयशा आप अपना क्वेश्चन कर लें। हाँ जी मुझे पता है आयशा। सर मेरी
बड़ी अजीब सी हालत है, समझ नहीं आती कैसे, मतलब अल्फाज ही नहीं मेरे पास कि मतलब मेरा जो घर है ना, मतलब जो मेरे इर्द गिर्द का माहौल है वो जरा देहाती टाइप है, पीछे मतलब थोड़ा बैकवर्ड है। ठीक है। और मेरी सिस्टर वगैरह मतलब पढ़ी हुई है, अच्छा उन्होंने LLB भी किया हुआ है, काफी सारा उन्होंने पढ़ा हुआ है, MA भी काफी सारे किए हुए हैं। और मतलब अब मैं पढ़ रही हूँ, सबसे छोटी मैं ही हूँ अपने घर में। और ठीक है। मुझे लगता है कि मैं जो रात को 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ ना, 11 हम्म 12 1 ये जो मैं पढ़ती हूँ, इनमें चाहे हम्म मैं मतलब पढ़ती हूँ तो मुझे अपना इफेक्ट भी नजर आता है, चाहे मुझे 2-3% ही नजर आए ना, मुझे नजर जरूर आता है। लेकिन मैं सारा दिन चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, मुझे उसका नजर नहीं आता। लेकिन जो मेरे पापा है ना, वो रात को पढ़ने की इजाजत नहीं देते, और दिन को भी अच्छा मतलब कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है। तो दिन को आपको क्या चैलेंज आता है? दिन को भी मतलब इतना दिन को नहीं पढ़ा जाता मेरे से, मुझसे फोकस नहीं होता, इफेक्ट नहीं, मतलब उसका असर नहीं नजर आता पढ़े हुए आप का, कोई भूल कोई जाता है। और एक्टिविटीज भी कर रही होती है दिन में? नहीं, मैं ना कोई ड्रामा देखती हूँ ना कुछ, मतलब टिकटॉक इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं, दिल ही नहीं करता मेरा। बस मुझे हर वक्त ये टेंशन होती है कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, और मेरा कोई गोल भी फिक्स नहीं है कि जो पापा ने कहना है बस वही करना है। मैंने कहा दिन में आप ज्यादातर बैठी होती हैं कहीं ना कहीं और सोच रही होती हैं, ऐसे? सोचती रहती हूँ, और मेरी हार्ट बीट इतना मतलब तेज तेज होती रहती है हर वक्त, और इतना कि मेरे हाफ सर में इतना शदीद दर्द होता है कि मुझे ऐसा लगता है भी मेरे दिमाग की कोई ना कोई नस फट जाएगी, इतना मुझे शदीद हम्म। सर में कभी कभी दर्द होता है। और घर में सिर्फ आपको ये चैलेंज है कि आपको रात को पढ़ने की इजाजत नहीं है, और इसके अलावा क्या चैलेंज है? जी। ये है, ठीक है। तो और एक और आपका चैलेंज भी है कि मतलब जी जी। मेरे पास यहाँ हम्म। यहाँ मेरे पास कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है, और तो मतलब आप पढ़ कैसे मेरी रही एक हैं फिर दोस्त कॉलेज थी, वो नहीं? यहाँ से मतलब सर, अब मैं ये नेयर पेयर का प्लेटफॉर्म है, मैं बताती हूँ। मैं नून पे पहले पढ़ती रही थी, वहां ठीक पे है ठीक क्लासेस है ली, मैंने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया। अब ठीक है। मैंने वो फिर छोड़ दी, मतलब मेरे कॉलेज में स्टाफ आ गया था, स्टाफ आया, ठीक है अब मतलब वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है, स्टाफ क्लियर नहीं ठीक करवाती है। वो बातें, बस जिसने पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा जाने दो। और अच्छा मतलब डी ठीक है ग्रेड वो बहुत करती है, अब मैंने वहां भी जाना छोड़ दिया। अब ठीक जो है। भी तो है मैं नून खुद ही नून हूँ, से आपने और ये छोड़ा नियर क्यों? पेयर है बस। नून से छोड़ा क्यों? सर वो ना 6 घंटे की क्लासेस होती हैं, हर चीज की 45 मिनट्स की क्लास, 45 मिनट्स की लाइव क्लास, हम्म उसमें टाइम बहुत वो कंज्यूम हो रहा था, और इतना मेरी आंखें मतलब नहीं साथ दे हम्म। रही थी इस चीज में। मैं समझ गया हूँ, मतलब वो कांस्टेंट जी। लाइव क्लासेस थी ना। ठीक है। और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं थे? जी मैंने कि थे, पहले से रिकॉर्डेड भी थे। रिकॉर्ड। अच्छा, तो उस वो नहीं आप देती थी? मतलब नियर पेयर ऐसे है ना कि उधर एक शॉर्ट, जैसे एक कोई भी टॉपिक है, वो 5 6 या 10 मिनट का मैक्सिमम होता है, मैं वहां पे आपकी बात वो समझ डिटेल गया। में ठीक है समझाते थे। ठीक है। जी। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा आयशा, आप ना मुझे अभी ही व्हाट्सएप जरा कर दें। मैं आपको जरा अलग से गाइडेंस देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका इशू जरा बड़ा है। आप कॉलेज भी नहीं जा रही इस टाइम पे। जी। जी ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, लास्ट बस जी। मुस्तफा जाहिद, आपका क्वेश्चन जो है आप पूछ लें। फिर एक जो है मेरी आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, मैं वो भी कर दूंगा। और ईद के बाद भी हम लाइव सेशन एक और करेंगे एग्जाम्स के करीब। वो आप लोगों की डिमांड पे ही होगा। आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे करीब आते जाएंगे आपके क्वेश्चंस बढ़ते भी जाएंगे, आप पैनिक भी करेंगे। तो आई मेक श्योर कि आप पैनिक ना करें, आप बिल्कुल स्टेबल होकर पढ़ते रहें, स्टेबल होकर एग्जाम्स दें, अच्छे अच्छे मार्क्स लें, अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। जी मुस्तफा, आपका हैंड रेस था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बताएं। मुझे याद है आपका। सर वो मैंने आपसे कहना था कि मेरा ना पंजाब कॉलेज है, मैं लोअर लोअर कैंपस है मेरा, तो जी जी। उसमें है। तो उसका मसला ये हो सर कि शुरू में मैं स्टार्ट में जाता रहा ना, तो आपको हाँ पता है कि पंजाब कॉलेज वाले बस सिलेबस ही, मतलब कि सिलेबस उन्होंने स्पीड पकड़ी होती है। बाकी ऐसे ही क्लास है। टेस्ट वगैरह तो क्लास टेस्ट वगैरह इतने नहीं हुए, तो उसकी वजह से इतनी तैयारी नहीं हुई। अब रमजान में ठीक मैं है गया नहीं हूँ, तो उससे पहले मैं जा रहा था इनके रमजान से, आई गेस ठीक है 23 मार्च से शुरू हुए थे। 23 से 17 मार्च से इनके शुरू हुए थे टेस्ट सेशन।
उस वक्त ठीक मैं है, गया और रमजान में मैं गया नहीं, तो उसको ये थोड़ा मसला आ रहा है कि तैयारी नहीं है इतनी ज्यादा। ओके। तैयारी नहीं है इतनी ज्यादा। अभी तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना मैथ्स वगैरह का, जी जी आप, हाँ बिल्कुल। तो अभी अभी देखो ना, आप देखो मैंने आपको मुस्तफा पहले भी बताया था कि अभी हमने, अब प्री बोर्ड में तो बैठ रहे हो ना आप, जी जी वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 27 से। जी 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 वही। 27 से। तो उसमें अपना टारगेट बनाओ ना कि जो एक तो जो चैप्टर इजी भी हो ना, जो चैप्टर्स आपको आते हैं, ठीक हो गया, वो ठीक है, वेल एंड गुड, आपको आते हैं वो तो करने हैं। साथ साथ आपने उनके 2 से 3 चैप्टर्स जो आपको नहीं ना आते, उनके पेयर्स बनाते जाओ, ताकि आप 1 से 2 चैप्टर्स अगर आपको आते हैं हर सब्जेक्ट में, उससे छोड़ के आप 5-5 चैप्टर्स तक तो पहुंचो। 5-5 चैप्टर्स की तैयारी अगर आप इन प्री बोर्ड्स में कर लोगे ना, आपके मार्क्स भी ज्यादा नहीं कटेंगे, पास हो जाओगे, उसमें फाइन भी नहीं होगा अगर आपको भी होता है। तो उसके बाद प्री बोर्ड्स के बाद आप जो है अपनी जो है स्पीड पकड़े, अपना शेड्यूल अभी से बना लो, एक शेड्यूल बना लो, मुझे दिखा देना। मैं जो जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं उनको क्यों कहता हूँ कि शेड्यूल बेशक आप पेन पेंसिल पकड़ के बना लें, लेकिन बनाएं और उस पर अमल भी करना है। वो आप मुझे दिखा दें कि सर ये मैंने बनाया है, इसको जरा आप देख लें, ये आपको सही लगता है, ठीक है, मैं आपको उस पर गाइड कर दूंगा। लेकिन आपकी कंडीशन क्या है? अभी आपका मुस्तफा, आपके लिए स्पेसिफिकली, देखिए ना, हर एक बंदे की सिचुएशन डिफरेंट है। आपके लिए सिर्फ मैं ये गाइड करूंगा आपको कि आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्री बोर्ड में ही अपने 3-3 चैप्टर्स मजीद याद करके अपनी तैयारी को 50-60% तक लेके जाना ही जाना है। ये अपना टारगेट बना लें कि प्री बोर्ड को आपने वेस्ट नहीं करना। जैसे ही प्री बोर्ड खत्म होंगे, बाकी के चैप्टर्स जो आपको नहीं आते होंगे, उसका एक वर्कआउट प्लान बना के फिर उसको फॉलो करें। उसमें आपको जो मेरी हेल्प चाहिए होगी आप वो मुझसे दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझे मैसेज करें। प्री बोर्ड के बाद मैं लाइव सेशन फिर भी करूंगा, आप फिर भी मुझसे पूछिएगा। ठीक हो गया मुस्तफा? सर 9 मई को खत्म हो रहे। 9 मई को, हाँ तो ठीक है प्री ना। बोर्ड। 9 मई को खत्म हो रहे हैं ना प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड 9 मई के बाद हमारे पास वो देखें, साइंस सब्जेक्ट्स को आपने सबसे पहले करना है। प्री बोर्ड के फौरन बाद साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को अपने माइंड में रख लें, मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, आप लिख लें। प्री बोर्ड के फौरन बाद आपने साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को पूरी पूरी तैयारी की तरफ लेके जाना है, और फिर हम उसके बाद नॉन साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ आएंगे। डेट्स इट। आपने मेरे साथ जो है कोऑर्डिनेशन कर लेनी है। नियर पेयर आपको एग्जाम के एंड तक नहीं छोड़ेगा, जब तक आप अपने एग्जाम दे नहीं लेंगे तब तक नियर पेयर आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, एक्शन लेना है, सिर्फ ये आप अपने ज़हन में रखें, मैं आपके साथ। ये एस करके कोई बच्चा है, इसका क्वेश्चन है प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी मेरे ये सिचुएशन है, मेरी 10 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक मॉक टेस्ट है। केमिस्ट्री फुल बुक है एंड फिजिक्स के लाइक 4 चैप्टर्स है। तो आप मुझे कैसे सजेस्ट करेंगे कि मैं इन 10 डेज में कैसे इनको फाइनलाइज करूं? सॉरी बेटा, आपकी आवाज कट गई थी, जरा फिर से बताइएगा। सर मैं कह रही हूँ कि मेरी अभी 10 दिन की छुट्टियां हैं, उसके बाद मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का टेस्ट है। केमिस्ट्री ठीक फुल है, बुक है, फिजिक्स का हाँ 4 चैप्टर। तो ओके। केमिस्ट्री की मेरी इन दोनों की तैयारी अच्छी है, लेकिन दोनों में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो मुझे इतने अच्छे नहीं आते। तो मैं दोनों में अभी 3-3 है? जी, अच्छा, पहले किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा कि फिजिक्स का होगा? पहले केमिस्ट्री का है। पहले केमिस्ट्री का, ठीक होगा, पहले केमिस्ट्री का है तो बिल्कुल आसान है। फिजिक्स में कितने के, ये जो 4 चैप्टर का टेस्ट है फिजिक्स का, ये 4 चैप्टर वो हैं जो आपको नहीं आते? हाँ जी, उनमें से 2 हैं जो नहीं आते। जो 2 हैं, चले, बड़ा बड़ा आसान है। ये जो 10 आपको छुट्टियां मिली है ना, 10 में अब डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग एबिलिटी और वो फिजिक्स के चैप्टर कितने डिफिकल्ट हैं, पहले 4 या 5 दिन आप वो 2 चैप्टर फिजिक्स वाले को दें। जी ठीक है, कि वो 2 चैप्टर मैंने पहले 3 या 4 या 5 दिनों में करने ही करने, अच्छी तरह से नोट्स भी बनाए, सब कुछ करें, वो आपने प्रॉपर कर दिए, ये प्लान आप लिख लें। उसके बाद के जो बाकी के आपके 6 दिन बचेंगे या 7 दिन बचेंगे, उसमें आपने केमिस्ट्री की फुल बुक में पहले वो चैप्टर्स रेडी करने हैं जो आपको नहीं आते। वो कितने हैं? 4 आपने बताए। वो 4 चैप्टर को आपने, 3 चैप्टर को आपने उन 6 या 7 दिनों में से आधे दिन उनको देने ही देने हैं लाजमी, क्योंकि आपका पहला केमिस्ट्री का, तो डेट्स है मैं आपको केमिस्ट्री के साथ ही वो उन आखिरी दिनों में केमिस्ट्री ही करने को कह रहा हूँ कि उनके आधे दिनों में से आपने 3 से 4 दिन वो 3 चैप्टर्स करने हैं टिका के, इवन 5 दिन करने बेशक, कोई मसला नहीं है। एक दिन बहुत है उन चैप्टर्स के लिए जो आपने किए हुए हैं पहले से, क्योंकि आपने जस्ट टू रिवाइज करना है, वो आप रिवाइज करेंगी। प्री बोर्ड में आपका इतना कॉन्फिडेंस आपको होगा कि आपको वो वाले चैप्टर्स आगे होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए थे। फिर आप देखिएगा जब आप प्री, ये सबके लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्री बोर्ड्स को हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करें
प्री बोर्ड्स को हमेशा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए यूज ना करें कि भाई मैंने इसमें 90% मार्क्स लेने ही लेने हैं, अदरवाइज अगला बच्चा कहेगा कि जो है ये तो बड़ी पढ़ने वाली चीज तो मार्क्स ही नहीं आए। अब हमारे टाइम पे भी यही होता था कि हम सारी क्लास थी, मैं खुद पंजाब बोर्ड का था, पंजाब कॉलेज का था, तो तब बड़ा एक कम होता था कि यार ये प्री बोर्ड में इसके तो मार्क्स ही नहीं आए, ये तो समटाइम बच्चे पेपर नहीं देने आते थे। ये सिर्फ डराते हैं आपको कि फाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चे समटाइम पेपर भी नहीं देने आते थे क्योंकि वो अपने ही शेड्यूल्स पे फॉलो कर रहे होते थे। लेकिन मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा, पेपर आपने लाजमी देने हैं क्योंकि मैं भी देता हूँ। हाँ, मार्क्स कम आ जाए तो दैट डजंट मीन कि बोर्ड में भी इस बच्चे के इतने ही मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है, ये हरगिज नहीं है। बहुत सारे बच्चे थे जो कि 800 लेके बैठे हुए थे क्योंकि वो अपने प्लान के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, उन्होंने सारे वो चैप्टर्स तैयार किए थे जो उन्हें पहले नहीं आते थे। देन वो उन्होंने क्या किया, जब उनके बोर्ड का रिजल्ट आया तो देखा गया 990 मार्क्स, 1000 मार्क्स, 980 मार्क्स, 979 मार्क्स, इतने इतने मार्क्स वो लेके बैठे हुए थे। तो वो अपने माइंड को क्लियर रख के बैठे हुए थे कि उनका माइंड क्लियर था कि हमने किसी को दिखाने के लिए नंबर नहीं लेने प्री बोर्ड में, हमने अपना फाइनल टारगेट अचीव करना है, हम उसकी तैयारी करेंगे, हम उसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे मार्क्स वहां पे अगर अच्छे आएंगे तो हमारी वाह वाह हो जाएगी। फिर ये होता है ना एक सरप्राइज भी देना कि मैंने तो अपने प्री बोर्ड को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया उन चैप्टर्स को करने में जो मैंने पूरे साल में नहीं किए थे। मैंने प्री बोर्ड में उन्हीं सवालों को ज्यादा किया जो उन चैप्टर्स में से आए थे जो मैंने पहले नहीं किए थे, और अब फाइनल पेपर में मेरे सारे चैप्टर की तैयारी है, मेरा पूरा प्लान रेडी है, अब मैं जाके जो है वो छक्का लगाऊंगा या लगाऊंगी और अब मेरे मार्क्स देखना अब 90% से ऊपर आएंगे। वो सबके लिए एक बहुत बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा शौक होगा, बच्चे जो हैं या जो भी आपके रिलेटिव हो, कोई भी व्हाटएवर। तो ये वाली आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पहले 3 दिन आप दें फिजिक्स के चैप्टर्स को जो नहीं आते, फिर अगले दिन दें केमिस्ट्री के उन चैप्टर्स को नहीं आते, फिर एंड वाले दिन में आप केमिस्ट्री के ओवरऑल तैयारी कर लें। फिर भी इस पैनिक में नहीं आना आपने कि मेरी तो तैयारी नहीं हुई, आपने ये इस बात पे खुश होना है कि मेरे वो चैप्टर्स हो गए इन छुट्टियों में जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। तो आई होप दैट क्लियर्स। यस सर, थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? मैं कंक्लूजन की तरफ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम भी बड़ा कम रह गया है और हमारा। अच्छा बच्चों, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ फॉर आवर MD कैट प्रोग्राम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नियर पेयर का MD कैट इज वन ऑफ द बेस्ट MD कैट प्रोग्राम। इस टाइम पे ईद, हाँ ईद के बारे में थोड़ा सा जितने बच्चे रह गए हैं जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, ईद के 3 दिन है। ईद पे एक्साइटमेंट लेवल होता है हमारा यहाँ पे बहुत ऊपर, लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा होता ईद पे। ऐसे ही है, ईद की नमाज पढ़ के आके क्या करते हैं, मैक्सिमम मीठा खा के सो जाते हैं। शाम को शायद कहीं जाके गेस्ट आ जाएं, वो भी पहले दिन शायद ना आने हो, दूसरे दिन आ जाएं, या आप लोगों ने कहीं जाना हो। तो अपने ईद के जो 3 दिन है ना, इनको यूटिलाइज करना है आपने प्रॉपरली। किस तरह से करना है, यार आप आए हैं, आपने नमाज पढ़ी, आप घर आए हैं, आप जरा वो चीज निकाल के देख लें, क्योंकि ईद में आपको एक और भी मिलती है, आपको सुकून भी मिलता है। आपके आसपास लोग नहीं होते, मोहल्लों में नहीं होते, दुकानों में नहीं होते, थोड़ा सुकून वाला एनवायरनमेंट भी मिलता है। तो आप क्या करें, आप उन 1-2 घंटों में जरा निकाल के पढ़ लें। दूसरों की बातों पे नहीं आना कि ईद वाले दिन भी पढ़ रहे हो, ईद वाले दिन भी पढ़ रहे हो, कोई इस तरह की बात आपने माइंड में नहीं लेनी। आप उन 2 से 3 घंटों को यूटिलाइज करें, फिर आप मजीद कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है जी। सर मेरा ड्रीम है MD कैट में, आई डिस्कस ऑन व्हाट्सएप। श्योर आयशा, मैं अभी आपको MD कैट का भी बताता हूँ सबको। MD कैट की जो हमारी ईद की ऑफर लगी हुई है MD कैट डिपार्टमेंट की तरफ से, बड़ी जबरदस्त किस्म की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक लिंक भी मैं आपको देता हूँ जो इस मीटिंग अटेंड करने वालों को, जो क्लासरूम में भी मैं शेयर कर दूंगा। आप सब बच्चों के लिए FSC वाले जो हमारे पेड हैं उनके लिए स्पेशल ईदी डिस्काउंट जो है वो दे रहे हैं नियर पेयर वाले। उसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, काउंसलर्स आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे उसमें। और उसमें हमारे पास, मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ, वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, प्रॉपर MD कैट के टेस्ट चल रहे होते हैं, काउंसलिंग सेशन हो रहे होते हैं। MD कैट है क्या, करना कैसे है, मतलब आप ये समझ लें कि MD कैट जो है वो नियर पेयर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन एंटायर पाकिस्तान है। किंग एडवर्ड्स में भी बच्चे बैठे हुए हैं हमारे माशाल्लाह, हमारे और मेडिकल कॉलेजेस में भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो उसका लिंक जो है वो आपको शेयर करूंगा। पार्ट 1 वालों के लिए भी बेटा आप मेरे साथ राब्ता करना आयशा, मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 1 वालों के लिए भी तैयारी करना अभी से क्यों जरूरी है, उसकी भी आपको मैं रीजन बता दूंगा। खैर, मैं आपको ईद के बारे में बता रहा था कि ईद पे ये सारी तैयारियां करके फिर आप किसी गेस्ट की तरफ जाएंगे ना, तो आपका अपना मोराल भी हाई होगा कि यार देखो मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अपने पाथ से नहीं हटा। वो पता क्या होता है कि ईद के 3 दिन जो बिल्कुल ही किताबें बंद कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि आप ईद के छुट्टियों के बाद जब पढ़ने बैठ